हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं सीए फाउंडेशन और सीएमए फाउंडेशन के रिवीजन के लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ। राइट, वो सीरीज हमारी चल रही है बेटा। तो मैंने ऑलरेडी इसके पहले डेप्रिसिएशन और एवरेज ड्यू डेट का अपलोड किया हुआ है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। राइट, तो ये क्लास के बाद फ्रेंड्स उसको याद से आप लोग देख लेना, ठीक है। और इस रिवीजन लेक्चर जो आज मैं ले रहा हूँ बेटा, इसका भी आपको पीडीएफ का फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। राइट, तो फ्रेंड्स स्टार्ट करने के पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ये चैनल को सब्सक्राइब करो और इसको शेयर करो आपके फ्रेंड्स के साथ। बेटा इसको बनाने में ना बहुत मेहनत लगती है, पूरा पूरा दिन हमारा चल जाता है। राइट, एक लेक्चर को रिकॉर्ड करना, फिर उसको एडिट करना, फिर उसको अपलोड करना, इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम एंड एनर्जी। राइट, तो आई होप आप लोग सब इसको सब्सक्राइब करोगे और शेयर करोगे, ठीक है। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं क्लास आज की। तो आज मैं आप लोगों को रिवाइज करवा रहा हूँ एक सीए फाउंडेशन का बहुत छोटा सा टॉपिक, उसका नाम है बेटा अकाउंट करंट। राइट, ये क्विक रिवीजन रहेगा। आप सबको मालूम है बेटा, ये रिवीजन सीरीज सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जिन्होंने ऑलरेडी ये कहीं पढ़ा हुआ है। राइट, और उनको सिर्फ फटाफट रिवाइज करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। अब देखना, अकाउंट करंट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अकाउंट करंट एक रनिंग स्टेटमेंट है। इट्स लाइक अ अकाउंट, लेकिन ये रनिंग स्टेटमेंट है जिसमें दो पार्टी के आपस के जो ट्रांजेक्शन होते हैं बेटा, वो हम लोग उसमें रिकॉर्ड करते हैं, ऑन गोइंग रिकॉर्ड करते हैं। अब आपस के ट्रांजेक्शन का मतलब क्या हुआ बेटा? तो आपस में सेल हो रहा होगा, परचेज हो रहा होगा। राइट, एक पार्टी बिल ड्रॉ कर रही है और वो बिल एक्सेप्ट भी कर रही है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मेरा एग्जाम्पल लो तो मैं सेल भी कर रहा हूँ, परचेज भी कर रहा हूँ। राइट, मैं बिल ड्रॉ भी कर रहा हूँ, बिल एक्सेप्ट भी कर रहा हूँ, मैं कैश पे भी कर रहा हूँ, कैश रिसीव भी कर रहा हूँ, सेल्स रिटर्न भी हो रहा है, परचेज रिटर्न भी हो रहा है। राइट, तो ये सारे ट्रांजेक्शन जो हो रहे हैं दो पार्टी के बीच में, हम वो अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, उसको अकाउंट करंट कहा जाता है। राइट, आपको ये समझना है बेटा, ये करंट अकाउंट नहीं है। इट्स नॉट अ करंट अकाउंट जो हम लोग पार्टनरशिप में बनाते हैं। राइट, ये अकाउंट करंट है। राइट, अब ये कौन से सिचुएशन में बनता है बेटा, ठीक है। तो आपको स्क्रीन पे देखना है, दो पार्टी के आपस में ट्रांजेक्शन हो रहा है, समझो सेलर और बायर। राइट, तो इनके आपस में जो ट्रांजेक्शन हो रहा है उसके लिए बन सकता है। कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स सेंड करता है बेटा, इनके आपस में जो ट्रांजेक्शन हो रहा है इसके लिए भी बन सकता है। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट भेजता है, बैंक स्टेटमेंट भेजता है अकाउंट होल्डर्स को। राइट, तो वहां पर भी करंट अकाउंट बन सकता है। जॉइंट वेंचर वाले केस में एक को वेंचरर दूसरे को वेंचरर को अकाउंट करंट बना के भेज रहा है, वहां पर भी ये बन सकता है। राइट, तो ये बहुत सारे केसेस में हम लोग ये अकाउंट करंट बना सकते हैं। अब समझना बेटा, अकाउंट करंट बनाने के तीन मेथड्स है। राइट, पहला मेथड है फ्रेंड्स इंटरेस्ट ऑन इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन मेथड। हाँ, सेकंड है प्रोडक्ट मेथड, और थर्ड है बेटा प्रोडक्ट ऑफ बैलेंसेस मेथड। राइट, ये जो थर्ड मेथड है प्रोडक्ट ऑफ बैलेंसेस मेथड, ये जनरली बैंक्स यूज करते हैं। ठीक है, हमारा जो बैंक स्टेटमेंट आता है, आप लोगों ने बैंक स्टेटमेंट देखा होगा, बैंक स्टेटमेंट जो होता है बेटा वो प्रोडक्ट ऑफ बैलेंसेस मेथड से जनरली बनता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट मेथड देख रहे हैं बेटा, फर्स्ट मेथड है हमारा इंटरेस्ट ऑन इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन मेथड। अब यह नाम से मालूम पड़ रहा है, इंटरेस्ट ऑन इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन मेथड का मतलब होता है बेटा हर एक ट्रांजैक्शन का हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। राइट, आपने सेल किया है, परचेज किया है, बिल ड्रॉ किया है, बिल रिसीव किया है, राइट, कैश पे किया है, कैश रिसीव किया है, सारे ही ट्रांजैक्शन का हम लोग इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन का इंटरेस्ट रिकॉर्ड करेंगे। राइट, अब इसमें क्या होता है बेटा, मैं आपको फॉर्मेट बताता हूं किस तरीके से अकाउंट करंट बनेगा। राइट, सबसे पहले आपको हेडिंग कैसे डालना है वो समझो। अब होता क्या है बेटा, दो पार्टी है, फॉर एग्जांपल मिस्टर ए और मिस्टर बी, दो पार्टी है। राइट, अब एक पार्टी अकाउंट करंट बनाती है, राइट, और वो बनाकर दूसरे पार्टी को सेंड करती है। तो फॉर एग्जांपल मिस्टर ए ने अकाउंट करंट बनाया बेटा और उसने मिस्टर बी को सेंड किया। ठीक है, तो एक पार्टी हो गई जो बना रही है, मेकर एंड सेंडर भी है, क्योंकि वो बनाकर सेंड कर रहा है किसको, बी को। राइट, तो ए इज अ मेकर ऑफ अकाउंट करंट एंड ही इज ऑल्सो अ सेंडर ऑफ अकाउंट करंट। बी को अकाउंट करंट मिल रहा है बेटा, तो बी रिसीवर हो गया। ठीक है, बी रिसीवर हो गया। हमको याद ये रखना है कि जो सेंडर होता है उसके बुक्स में अकाउंट करंट बन रहा है, यानी इन द बुक्स ऑफ सेंडर समझना। ठीक है,
और इसको रिकॉर्ड ऐसे करना है बेटा कि जैसा हम लोग इन द बुक्स ऑफ ए है, मान लो जब भी हम लोग किसी पर्सन के बुक्स में रिकॉर्डिंग करते हैं ना, तो हम लोग सारे ट्रांजेक्शन उसी के एंगल से रिकॉर्ड करते हैं, उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करते हैं। तो अगर मैं इन द बुक्स ऑफ ए रिकॉर्डिंग कर रहा हूं बेटा, तो सेल ए के पॉइंट ऑफ व्यू से, परचेज ए के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिल ड्रॉन ए के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिल एक्सेप्टेड ए के पॉइंट ऑफ व्यू से, कैश पेड कैश रिसीव्ड ए के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब सारे ट्रांजेक्शन मुझे उस पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करना है जिसके बुक्स में ये बन रहा है। और किसके बुक्स में बन रहा है बेटा? सेंडर के बुक्स में बन रहा है, राइट। और किसको मिल रहा है? रिसीवर को मिल रहा है ना, तो आप समझना बेटा रिसीवर का अकाउंट में बना रहा हूं। इन द बुक्स ऑफ सेंडर रिसीवर अकाउंट बन रहा है, आपको समझना है, राइट। अब इसकी हेडिंग कैसे लिखेंगे बेटा हम लोग? तो जो रिसीवर है उसका नाम पहले आएगा, राइट। तो अपने एग्जाम्पल में मिस्टर बी इज द रिसीवर, तो हम कैसा हेडिंग डालेंगे, राइट। तो मिस्टर बी रिसीवर है, मिस्टर बी इन अकाउंट करंट विथ मिस्टर ए। मिस्टर बी जो कि रिसीवर है, मिस्टर बी इन अकाउंट करंट विथ मिस्टर ए, राइट। मतलब रिसीवर का नाम पहले आएगा, फिर बीच में इन अकाउंट करंट, और फिर सेंडर का नाम आएगा, ठीक है। ये हमारी हेडिंग। अब इसका फॉर्मेट कैसा है बेटा? आप लोग स्क्रीन पे देखना। हम लोग जैसा नॉर्मल अकाउंट बनाते हैं वैसे ही अकाउंट बनेगा। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट में, क्रेडिट साइड में भी डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ये तो नॉर्मली हम लोग बनाते ही है बेटा। इसके अलावा आपको 3 कॉलम और बनाने हैं, ठीक है। पहला कॉलम बनेगा ड्यू डेट का, हर एक ट्रांजेक्शन का ड्यू डेट हमको दिखाना है, राइट। और उसके बाद नेक्स्ट कॉलम बनेगा नंबर ऑफ डेज का, ठीक है। और लास्ट कॉलम बनेगा बेटा इंटरेस्ट का। मतलब जो रेगुलर हमारा अकाउंट बनता है वो तो बनाएंगे ही हम लोग, उसके अलावा 3 कॉलम डेबिट में और क्रेडिट में एक्स्ट्रा डालेंगे। पहला कॉलम ड्यू डेट, सेकंड कॉलम नंबर ऑफ डेज, थर्ड कॉलम इंटरेस्ट का, ठीक है। अब ये ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट करना, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना, नंबर ऑफ डेज कैसे कैलकुलेट करना, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो फॉर्मेट आपने देख लिया बेटा। अब इसके मैं आपको फटाफट स्टेप्स बताता हूं कैसे करेंगे। स्टेप नंबर 1 हम लोग क्या करेंगे बेटा? ठीक है, पहले तो हम लोग अकाउंट बना लेंगे। अकाउंट के अंदर 3 एक्स्ट्रा कॉलम डेबिट में, 3 एक्स्ट्रा कॉलम क्रेडिट में डाल देंगे। 3 एक्स्ट्रा कॉलम कौन से बेटा? ड्यू डेट, नंबर ऑफ डेज और इंटरेस्ट, ठीक है। स्टेप नंबर 2, हमको हर एक ट्रांजेक्शन का ड्यू डेट फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब ड्यू डेट कैसे फाइंड करेंगे? तो बहुत सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल है। आप लोगों ने एवरेज ड्यू डेट में देखा हुआ है कि जो इनवॉइस होती है, राइट। अब आप कैसे याद रखेंगे इनवॉइस किसको बोलेंगे? तो बहुत सिंपल है बेटा, अगर सेल हो रहा है, राइट, सेल हो रहा है या परचेज हो रहा है, सेल हो रहा है और परचेज हो रहा है, सेल और परचेज के साथ में अगर आपको टर्म ऑफ द इनवॉइस दिया हुआ है, टर्म यानी नंबर ऑफ डेज या नंबर ऑफ मंथ्स आपको दिया है, आप समझ जाना वो इनवॉइस है। सेल या परचेज, उसके साथ में अगर आपको नंबर ऑफ डेज या नंबर ऑफ मंथ्स दिया हुआ है, टर्म दिया हुआ है, तो आप समझ जाना ये इनवॉइस है, ठीक है। हमने एवरेज ड्यू डेट में देखा था बेटा कि जब इनवॉइस होता है तो हम लोग डेट ऑफ ट्रांजेक्शन उसमें टर्म ऐड कर देते हैं, राइट, और ग्रेस डेज ऐड नहीं करते हैं। हाँ, यहां पर भी हमारा ड्यू डेट इनवॉइस का ऐसे ही आएगा, राइट। तो देखना बेटा, फॉर क्रेडिट सेल एंड क्रेडिट परचेसेस, राइट, क्रेडिट सेल एंड क्रेडिट परचेसेस यानी इनवॉइस की बात हो रही है। हाँ, अब यहाँ पे सिंपल है बेटा, जिस दिन क्रेडिट सेल हुआ, जिस दिन क्रेडिट परचेज हुआ, वो डेट ले लो, उसमें आप लोग टर्म ऐड कर लेना, आपको ड्यू डेट मिल जाएगा। सेकेंड, फॉर बिल ड्रॉन एंड बिल एक्सेप्टेड, ठीक है। अब बिल है, आपने ये भी पढ़ा हुआ है एवरेज ड्यू डेट के अंदर, अगर बिल ड्रॉ हो रहा है बेटा या बिल एक्सेप्ट हो रहा है, ठीक है, तो इसमें हम लोग डेट ऑफ बिल ड्रॉन, जो डेट ऑफ बिल है बेटा वो लेंगे, उसको मैं डेट ऑफ ट्रांजेक्शन बोल रहा हूँ, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन लेंगे, उसमें हम लोग टर्म ऐड कर देंगे, मंथ में है तो मंथ ऐड कर लो, डेज है तो डेज में ऐड कर लो, राइट। और लास्ट में आपको 3 दिन ग्रेस के भी ऐड करने हैं। आपको याद होगा बिल वाले केस में हम लोग ग्रेस डेज 3 डेज ऐड करते हैं, ठीक है। तो हमको हमारा ड्यू डेट मिल जाएगा बेटा। उसके बाद ये दो तो हमको मालूम है। हाँ, ओपनिंग बैलेंस अगर है बेटा, तो ओपनिंग बैलेंस के लिए ओपनिंग डेट ही ड्यू डेट रहेगा। आप समझो बेटा, ड्यू डेट का मतलब होता है जिस दिन कस्टमर से पैसा हमको आना चाहिए, the day on which the customer is supposed to pay the amount, right। जो ओपनिंग बैलेंस होता है, से फॉर एग्जांपल के 1 अप्रैल का मेरा ओपनिंग बैलेंस है 1 लाख रुपीज, राइट। सिंपल मतलब है बेटा कि 1 अप्रैल को 1 लाख रुपीज मुझे आने हैं, राइट।
तो ओपनिंग बैलेंस का जो डेट होता है, जैसा 1 जनवरी हो गया या 1 अप्रैल हो गया बेटा, जिस दिन हम लोग हमारा अकाउंट स्टार्ट करते हैं, तो ड्यू डेट भी वही डेट रहेगा। मतलब ओपनिंग बैलेंस की जो डेट है वही हमारी ड्यू डेट रहेगी। ठीक है, ये हो गया बेटा। उसके बाद बाकी सारे ट्रांजेक्शन जो बचते हैं, हाँ, जैसे कि बेटा समझो कि ऐसा सेल हुआ और परचेज हुआ कि जिसमें टर्म नहीं दिया हुआ है। सेल और परचेज के साथ में अगर टर्म दिया हुआ है तो मैं उसको इनवॉइस बोलूंगा, है ना। सेल और परचेज दिया हुआ है लेकिन टर्म नहीं है, ये दो याद रखो, सेल परचेज विदाउट टर्म वाला, फिर कैश रिसीव्ड, कैश पेड, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न। मैं फिर से रिपीट करता हूं बेटा, सेल और परचेज जिसमें टर्म नहीं दिया हुआ है, राइट। उसके बाद सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, कैश रिसीव्ड, कैश पेड, इतने ट्रांजेक्शन बचते हैं, है ना। अब ये एकदम सिंपल है बेटा, ये जो रिमेनिंग ट्रांजेक्शन है ना, इसके लिए जो डेट ऑफ ट्रांजेक्शन रहेगा वही हमारा ड्यू डेट रहेगा। ठीक है, मैं फिर से रिवाइज करा रहा हूं, ध्यान से देखना बेटा। ओपनिंग बैलेंस के लिए ओपनिंग डेट ही ड्यू डेट है, राइट। इनवॉइस, इनवॉइस किसको बोलूंगा मैं, क्रेडिट सेल हुआ या परचेज हुआ जहां पे मुझे क्रेडिट सेल हुआ, क्रेडिट परचेज हुआ जहां पे मुझे टर्म भी दिया हुआ है, राइट। तो ये मेरा इनवॉइस है बेटा। इनवॉइस वाले केस में डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, उसमें टर्म ऐड कर लो, ग्रेस डेज ऐड मत करना, राइट। बिल है, बिल वाले केस में डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, उसमें टर्म भी ऐड कर लेंगे और ग्रेस डेज भी ऐड कर लेंगे, मुझे मेरा ड्यू डेट मिल जाएगा। रिमेनिंग ऑल ट्रांजेक्शन, राइट, रिमेनिंग ऑल ट्रांजेक्शन जिसमें सेल या परचेज टर्म नहीं दिया हुआ है, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, कैश रिसीव्ड, कैश पेड, ये सबके लिए बेटा हमको जो डेट ऑफ ट्रांजेक्शन है वही ड्यू डेट मानना है, राइट। तो स्टेप नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया बेटा, हमने ड्यू डेट फाइंड आउट कर लिया। अब मैंने आपको बताया था हमारे फॉर्मेट के अंदर 3 एक्स्ट्रा कॉलम है, उसमें से ड्यू डेट वाला कॉलम तो हमारा बन गया, राइट। नेक्स्ट कॉलम है बेटा हमारा नंबर ऑफ डेज वाला कॉलम। अब नंबर ऑफ डेज कैसे हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल है। एक एक बैलेंस छोड़कर, राइट, एक बैलेंस छोड़कर, मतलब ओपनिंग बैलेंस छोड़कर हमको जो नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करने हैं बेटा, वो ड्यू डेट से ईयर एंड तक करना है। ईयर एंड मीन जिस दिन हमारे अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं, राइट। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा ड्यू डेट से और ईयर एंड तक कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस वाले केस में हम क्या करेंगे, हाँ, तो मैंने बताया आपको ओपनिंग बैलेंस छोड़कर जो रिमेनिंग ट्रांजेक्शन है उसमें हमारा नंबर ऑफ डेज कैसे आएंगे बेटा, तो ड्यू डेट से हम लोग ईयर एंड तक कैलकुलेट करेंगे। इसमें आपको याद रखना है कि जो ड्यू डेट होता है, जो हमारा पहला दिन है, वो मुझे एक्सक्लूड करना है। हमने एवरेज ड्यू डेट में भी ये किया था बेटा, फर्स्ट डे एक्सक्लूड करेंगे, लास्ट डे इंक्लूड करेंगे, राइट। ओपनिंग बैलेंस वाले केस में हमको याद रखना है कि पहला दिन भी इंक्लूड होगा, लास्ट डे भी इंक्लूड होगा। आई रिपीट, नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करते हैं वो टाइम पर ओपनिंग बैलेंस के जो नंबर ऑफ डेज रहेंगे बेटा, तो पहला दिन इंक्लूड करना, लास्ट डे भी इंक्लूड करना, ठीक है। एंड बाकी सारे ट्रांजेक्शन वाले केस में, यानी ओपनिंग बैलेंस को आप छोड़ दो, उसके अलावा बाकी सारे ट्रांजेक्शन का आपको नंबर ऑफ डेज फाइंड करना है। पहला दिन एक्सक्लूड करना, लास्ट डे इंक्लूड करना, यानी आपको ड्यू डेट को एक्सक्लूड कर देना है, ईयर एंड वाली डेट को इंक्लूड करना है, ठीक है बेटा। तो हमारा स्टेप नंबर 3 कंप्लीट। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 में हम लोग क्या करेंगे बेटा, हमने नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट कर लिए, है ना। हमने क्या करना है, उस ट्रांजेक्शन के अमाउंट का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है फॉर द नंबर ऑफ डेज शोन इन नंबर ऑफ डेज कॉलम, राइट। तो जो हमने हर एक ट्रांजेक्शन का नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट किया है बेटा, हमको वो नंबर ऑफ डेज का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है उस ट्रांजेक्शन के अमाउंट का, राइट। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, सिंपल। तो हमारे तीनों जो एक्स्ट्रा कॉलम थे बेटा वो कंप्लीट हो गए। ड्यू डेट फाइंड आउट कर लिया, ड्यू डेट के बेसिस पे नंबर ऑफ डेज हमने फाइंड आउट कर लिया, और हमने फिर नंबर ऑफ डेज को यूज करके इंटरेस्ट भी फाइंड आउट कर लिया, ठीक है बेटा। तो ये हो गया हमारा। अब हम लोग लास्ट स्टेप पे आएंगे। लास्ट स्टेप क्या बोलता है, हमने क्या करना है बेटा, सबसे पहले इंटरेस्ट वाला कॉलम को टैली करना है, क्लोज करना है, राइट। तो आप डेबिट साइड पूरी ऐड कर लो, क्रेडिट साइड देख लो बैलेंस कितना बच रहा है ना। अब क्रेडिट साइड में जो बैलेंस इंटरेस्ट बचेगा बेटा, मतलब मैं डेबिट साइड का पूरा इंटरेस्ट ऐड कर लूंगा, क्रेडिट साइड में जो भी इंटरेस्ट है मैं माइनस कर लूंगा। आपको यहाँ पे ये याद रखना है बेटा कि डेबिट साइड में जो जो इंटरेस्ट है वो हमारी इनकम है, समझो। मतलब जिसके बुक्स में हम अकाउंट बना रहे हैं, हमारे एग्जाम्पल में मिस्टर ए के बुक्स में हम लोग अकाउंट बना रहे हैं, अकाउंट करंट बना रहे हैं, राइट। तो डेबिट साइड में जो भी इंटरेस्ट दिया हुआ है वो मिस्टर ए का इनकम है,
और क्रेडिट साइड में जो भी इंटरेस्ट दिया है बेटा वो समझोगे मिस्टर ए को पे करना है, मिस्टर ए के लिए वो एक्सपेंसेस है, राइट। तो डेबिट साइड का पूरा इंटरेस्ट ऐड कर लो, क्रेडिट साइड का पूरा माइनस कर लो बेटा, आप क्रेडिट साइड में आपको बैलेंसिंग इंटरेस्ट मिल जाएगा। वो जो बैलेंसिंग इंटरेस्ट है वो नेट इंटरेस्ट है जो मिस्टर ए को मिलना चाहिए मिस्टर बी से, राइट। अब वो जो नेट इंटरेस्ट आया बेटा उसको मुझे अपोजिट साइड यानी डेबिट साइड में अमाउंट कॉलम में दिखाना है। जो बैलेंसिंग इंटरेस्ट आया उसको अपोजिट साइड डेबिट साइड में अमाउंट कॉलम में दिखाना है। अमाउंट कॉलम में क्यों दिखाना है बेटा? तो अमाउंट डेबिट साइड में जो अमाउंट कॉलम है वो सारे अमाउंट से जो मिस्टर ए को आने हैं, राइट। तो अब ये इंटरेस्ट भी तो आना है ना बेटा मिस्टर ए को, तो वो इंटरेस्ट हम लोग डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। अब अमाउंट कॉलम आप लोग टैली कर लेना, क्लोज कर लेना बेटा। तो जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस कैरिड डाउन, वो टोटल अमाउंट है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट जो मिस्टर ए को आना बाकी है मिस्टर बी से, राइट। तो मान लेते हैं कि बेटा हम लोग बाय बैलेंस कैरिड डाउन ईयर एंड पे, राइट। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। मैं फटाफट आपको एक क्वेश्चन इस पर करवा रहा हूं, ठीक है। आ जाओ बेटा। तो चलो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे, उसके साथ में उसका आंसर भी देखेंगे बेटा। हाँ तो देखना, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स मेक अप एन अकाउंट करंट टू बी रेंडर्ड, राइट। रेंडर्ड का मतलब सेंड करना होता है, बाय मिस्टर एक्स, राइट। तो कौन सेंड कर रहा है बेटा? मिस्टर एक्स सेंड कर रहा है, मिस्टर एक्स इज सेंडर। और मिस्टर वाई को मिल रहा है बेटा, तो मिस्टर वाई इज रिसीवर। मैंने आपको बताया था जो सेंडर होता है ना उसके बुक्स में अकाउंट करंट बन रहा है और रिसीवर को मिल रहा है, राइट। हमारी हेडिंग कैसी रहेंगी बेटा? मिस्टर वाई इन अकाउंट करंट विद मिस्टर एक्स, ठीक है। तो स्टार्ट करना। हमारा ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर 2007, राइट। आपको बुक्स जिस दिन क्लोज हो रहा है वो डेट को ध्यान में रखना है बेटा, क्योंकि जो नंबर ऑफ डेज हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो ड्यू डेट से तो ईयर एंड तक करते हैं, राइट। जब मैं ईयर एंड बोलूंगा आप समझ जाना जिस दिन बुक्स क्लोज हो रहे हैं, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको चार्ज करना है बेटा 18% पर एनम, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ट्रांजेक्शन देखना है। देखो इसको ना अकाउंट करंट बनाने का एक बहुत सिंपल तरीका है बेटा। आप ट्रांजेक्शन देख लो और ट्रांजेक्शन की एंट्री इमेजिन कर लो, राइट। लिख लो और भी अच्छा है, या इमेजिन कर लो और वो एंट्री की आप पोस्टिंग कर लो। अकाउंट करंट में वो एंट्री की पोस्टिंग कर लो, ये तो आपको आएगा ही। 100% सिंपल काम है बेटा। इसके बाद फिर आप लोग क्या करना, वो 3 कॉलम फिल करना, ड्यू डेट, नंबर ऑफ डेज और इंटरेस्ट, ठीक है। तो पहले हम लोग वही करेंगे बेटा, सारे ट्रांजेक्शन देखेंगे उसकी पोस्टिंग कर लेंगे अकाउंट के अंदर, राइट। देखना, बैलेंस ओविंग बाय मिस्टर वाई, है ना। बैलेंस ओविंग, अब यहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ओविंग बाय और ओविंग टू, राइट। ओविंग बाय का मतलब होता है देना है, लाइबिलिटी है, राइट। और ओविंग टू मतलब आना है, एसेट है बेटा, ठीक है। तो ओविंग बाय मतलब ओविंग बाय सिराज, राइट। मतलब मैंने वो पैसा देना है, मेरे लिए लाइबिलिटी है। ओविंग टू सिराज मतलब सिराज को पैसा आना है, एसेट है बेटा। अब यहाँ पे ओविंग बाय वाई बोला है, मतलब वाई ने देना है, किसको देना है? एक्स को देना है। और हम लोग अकाउंट बना रहे हैं बेटा इन द बुक्स ऑफ एक्स, राइट। और एक्स को पैसा आना है, मतलब ये एक्स के लिए एसेट हो गया, ठीक है। तो ये ओपनिंग बैलेंस है, और क्योंकि ये एसेट है बेटा, पैसा आना बाकी है, तो इसको हम लोग डेबिट में लिखेंगे, ठीक है। और साथ साथ में इसका ड्यू डेट भी लिख लेंगे। हाँ, तो मैंने यहाँ पे आपको आंसर ऑलरेडी करके दिया है बेटा, आप लोग देखो, ठीक है। इन द बुक्स ऑफ एक्स, हाँ, ब्रैकेट में मैंने सेंडर लिखा है, जो सेंडर है उसके बुक्स में अकाउंटिंग होती है, ये आपको समझना है। Y in account current with X for the period ended 31/12/2007, ठीक है। अब देखना बेटा, ओपनिंग बैलेंस, हाँ, ओपनिंग बैलेंस 1/7/2007 का है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 600। और मैंने आपको बताया था ड्यू डेट, जो ओपनिंग डेट रहेगा बेटा वही उसका ड्यू डेट रहेगा, राइट। तो देख लेना 1/7/2007 को हमने अकाउंट स्टार्ट किया है, और 1/7/2007 ही हमारा ड्यू डेट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखना बेटा, 30 जुलाई 2007 को गुड सोल्ड टू मिस्टर वाई, सेल्स हो रहा है बेटा, एक्स ने वाई को सेल किया हुआ है। और आप ब्रैकेट में पढ़ना, क्रेडिट पीरियड अलाउड 1 मंथ दिया हुआ है, हाँ।
इसको आप इनवॉइस समझना। मैंने आपको बताया था बेटा, अगर सेल और परचेज दिया हुआ है, साथ में टर्म दिया हुआ है मंथ में या डेज में, तो आप समझ जाना ये इनवॉइस है। इनवॉइस वाले केस में हम लोग डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, उसमें टर्म ऐड कर देंगे, हमको ड्यू डेट मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग सेल की एंट्री कर लेते हैं बेटा। वाई अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स हो जाएगा ना। नॉर्मल सेल का एंट्री कैसे बनता है हमारा, वाई अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट 300 रुपीज, राइट। देखना बेटा, वाई अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट 300 रुपीज, और इसका ड्यू डेट कैसे आया, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन में हमने 1 मंथ टर्म ऐड कर दिया। ठीक है, तो 30 जुलाई था बेटा, 30 अगस्त हमारा ड्यू डेट बन गया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 1/8/2007 को गुड्स परचेज फ्रॉम वाई, वाई से परचेज किया बेटा, परचेज की एंट्री कर लो, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू वाईज अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू वाईज अकाउंट, और उसने भी 1 मंथ का क्रेडिट पीरियड दिया है वाई ने हमको। हमको यानी हम कौन है बेटा, अभी मिस्टर एक्स है। ठीक है, हमेशा याद रखना, जब हम लोग पढ़ते हैं 11th में 12th में, आपने अकाउंट्स पढ़ा होगा बेटा, तो इन द बुक्स ऑफ जो पार्टी होती है ना, हम वो पार्टी होते हैं मान के रिकॉर्ड करना। तो इन द बुक्स ऑफ एक्स है मतलब हम लोग एक्स से ये मान के रिकॉर्ड करो। ठीक है, तो वाई से हमने परचेज किया हुआ है, एंट्री बनती है बेटा परचेज अकाउंट डेबिटेड टू वाई अकाउंट, क्रेडिट साइड में देखना बेटा, इसका पोस्टिंग जाएगा 1/8/2007 को हमने परचेज किया हुआ है बाय परचेज अकाउंट, अमाउंट इज 200, और इसका ड्यू डेट मतलब किस दिन वाई पेमेंट करेगा, वाई ने किस दिन पेमेंट करना चाहिए बेटा, राइट। तो 1 मंथ आफ्टर दिया हुआ है, राइट। तो 1/8 में हम लोग 1 मंथ ऐड कर लेंगे बेटा, 1/9 हमारा ड्यू डेट आ जाएगा। ठीक है, हम लोग नंबर ऑफ डेज और इंटरेस्ट लेटर ऑन कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट 1/9 को बेटा कैश रिसीव फ्रॉम मिस्टर वाई, मिस्टर वाई से कैश आया, सिंपल सी एंट्री आप लोग इमेजिन कर लो क्या होता है। कैश आया एक्स को बेटा, कैश अकाउंट डेबिटेड टू वाईज अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू वाईज अकाउंट, वाई का अकाउंट क्रेडिट करना है 100 रुपीज से। देखना 1/9/2007 को कैश आया बाय कैश अकाउंट। ठीक है, अमाउंट 100 रुपीज है, और मैंने बताया था बेटा ड्यू डेट है ना, वो ये अदर ट्रांजेक्शन वाला है। तो अदर सारे ट्रांजेक्शन में हम लोग ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन ही हमारा ड्यू डेट बनता है बेटा। तो हमारा डेट ऑफ ट्रांजेक्शन था 1 सितंबर, तो 1 सितंबर ही हमारा ड्यू डेट रहेगा, राइट। आगे देखते हैं बेटा, नेक्स्ट 1/9/2007 को सेम डेट को मिस्टर वाई एक्सेप्टेड मिस्टर एक्स ड्राफ्ट। अब ड्राफ्ट आया ना, आप लोग बिल समझना बेटा, बिल ड्राफ्ट वन एट द सेम थिंग। मिस्टर वाई एक्सेप्टेड, मिस्टर वाई ने एक्सेप्ट किया मतलब ड्रॉ किया होगा मिस्टर एक्स ने। ठीक है, मिस्टर एक्स ने ड्रॉ किया होगा बेटा। तो हमारी एंट्री कैसी बनती है, एंट्री बनती है हमारी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, राइट, टू वाईज अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू वाईज अकाउंट। ठीक है, सिंपल सी एंट्री है बेटा, 100 रुपीज दिया हुआ है, राइट। तो देख लेना, वाई का अकाउंट क्रेडिट होगा 1/9/2007 बाय बिल्स रिसीवेबल, और अमाउंट ऑफ बिल है बेटा 100 रुपीज। ठीक है, अब ड्यू डेट क्या आएगा, बिल है, बिल है बेटा, तो बिल में हमको टर्म भी ऐड करना है और 3 डेज ग्रेस के भी ऐड करने हैं, राइट। तो देखना 1/9/2007 3 मंथ्स टर्म ऑफ द बिल दिया हुआ है बेटा, तो 1/9 में आप 3 मंथ्स ऐड कर लो तो 1/12 हो गया, और 3 दिन ग्रेस के ऐड कर लो तो 4/12 हो गया बेटा, राइट। तो हमारा ड्यू डेट है 4 दिसंबर 2007, राइट। नेक्स्ट लास्ट ट्रांजेक्शन बेटा 1/10/2007 मिस्टर वाई एक्सेप्टेड, सेम ट्रांजेक्शन फिर से रिपीट हो रहा है बेटा, वाई ने फिर से एक्सेप्ट किया, वाई ने एक्सेप्ट किया मतलब एक्स ने ड्रॉ किया होगा, राइट। सेम एंट्री आएगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू वाईज अकाउंट, वाई का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है बेटा, तो वाई को क्रेडिट कर लेंगे 300 रुपीज, देख लेना, बाय बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, और अमाउंट है बेटा 300 रुपीज। अब ड्यू डेट कैसे लाएंगे हम लोग, अगेन देखना टर्म दिया है बेटा 3 मंथ्स। ठीक है, तो 1/10 में अगर मैं 3 मंथ्स ऐड करूं, राइट, बेटा ये नेक्स्ट ईयर का, ये हमारा ईयर चेंज हो गया। हाँ,
ये हमारा ईयर चेंज हो गया बेटा, 2008 का जनवरी आ गया, ठीक है, और 3 दिन मुझे ग्रेस के भी ऐड करने हैं, राइट, तो ये 4 जनवरी 2008 हो जाएगा बेटा। ड्यू डेट देखना बेटा, 4 जनवरी 2008 आया। हाँ, अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, पर मैं आपको उसको क्लियर करता हूं। ये ट्रांजैक्शन क्या है बेटा, देखो, जनरली फ्रेंड्स हम लोग जो ड्यू डेट कैलकुलेट करते हैं ना, जनरली जो हम लोग नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करते हैं बेटा, राइट, जो नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करते हैं ना, वो हमेशा ड्यू डेट से ईयर एंड करते हैं। ईयर एंड मतलब जिस दिन बुक्स हम लोग क्लोज कर रहे हैं बेटा, राइट। अगर हम ड्यू डेट से ईयर एंड, अगर ड्यू डेट से ईयर एंड तक नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो उसको हम पॉजिटिव दिखाएंगे, वो नंबर ऑफ डेज हम लोग पॉजिटिव दिखाएंगे। अभी तक के हमने जो भी नंबर ऑफ डेज दिखाया बेटा, अभी तक हमने नंबर ऑफ डेज दिखाए नहीं है, तो जो भी नंबर ऑफ डेज अभी तक आएंगे ना, वो सारे के सारे पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि वो ड्यू डेट से ईयर एंड तक काउंट होगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है बेटा कि ड्यू डेट ईयर एंड के बाद जाता है ना। अभी तक अगर आप देखो तो ड्यू डेट हमारा 31 दिसंबर के पहले ड्यू डेट आया हुआ है, लेकिन ये लास्ट ट्रांजेक्शन का ड्यू डेट बेटा नेक्स्ट ईयर जा रहा है, हमारे ईयर एंड के बाद ड्यू डेट आ रहा है, राइट। तो अगर हमारा ड्यू डेट ईयर एंड के बाद जा रहा है बेटा, तो हमको नंबर ऑफ डेज काउंट करने पड़ेंगे ईयर एंड से ड्यू डेट, राइट। इन दैट केस बेटा नंबर ऑफ डेज हमको माइनस में दिखाना पड़ेगा। अब एक चीज समझना इसमें बेटा, सबसे पहले तो ना ये समझो कि जब भी ऐसा होता है ना, जब भी ऐसा हो रहा है बेटा कि ड्यू डेट ईयर एंड के बाद जा रहा है, ड्यू डेट ईयर एंड के बाद ड्यू डेट जा रहा है बेटा, हाँ, तो उसका जो नंबर ऑफ डेज आएगा और जो इंटरेस्ट आएगा, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, इसको दो तरीके से कर सकते हैं बेटा, ठीक है। वे वन, राइट, वे टू। वे वन क्या रहेगा बेटा, वे वन हम क्या करेंगे, इसको हम उसी साइड में दिखाएंगे जिस साइड में वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुआ है। हमारे एग्जांपल में वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड हुआ है बेटा, सेम साइड में रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन नंबर ऑफ डेज एंड जो मैं इंटरेस्ट दिखा रहा हूं बेटा, हाँ, वो मैं नेगेटिव दिखाऊंगा, वो मैं नेगेटिव दिखाऊंगा। तो जिस साइड में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुआ है उसी साइड में हम रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन जो नंबर ऑफ डेज आएगा ईयर एंड से ड्यू डेट, उसको मैं माइनस में दिखाऊंगा, और जो इंटरेस्ट आएगा बेटा वो भी मैं माइनस में दिखाऊंगा, ठीक है। ये एक तरीके से कर सकते हैं। और सेकेंड तरीका जो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल ने फॉलो किया है बेटा, वो तरीका ये है कि आप वो ट्रांजैक्शन के जिसका नेगेटिव नंबर ऑफ डेज आ रहा है उसको आप अपोजिट साइड रिकॉर्ड कर लो। मतलब ट्रांजैक्शन तो आप सेम साइड में ही रिकॉर्ड करेंगे जिस साइड में आना चाहिए, है ना, लेकिन उसका जो नंबर ऑफ डेज और उसका जो इंटरेस्ट है बेटा, वो उतना पार्ट आप अपोजिट साइड में रिकॉर्ड कर लो, ठीक है। तो देखना वे टू क्या है बेटा, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड, ठीक है। अपोजिट साइड में हम क्या क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं, नंबर ऑफ डेज एंड इंटरेस्ट। वेव वन की बात कर रहा हूं बेटा, वेव वन में सेम साइड में जा रहा है नंबर ऑफ डेज एंड इंटरेस्ट, लेकिन नेगेटिव जाएगा, मतलब माइनस की साइन के साथ जाएगा। वे टू में हम क्या कर रहे हैं बेटा, वे टू में हम इसको अपोजिट साइड में रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्या क्या, तो नंबर ऑफ डेज एंड इंटरेस्ट, राइट। लेकिन इसको आप क्योंकि अपोजिट साइड डाल रहे हो बेटा, इसको आप पॉजिटिव ही लिखना। अगर ट्रांजेक्शन जिस साइड में है उसी साइड में रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, तो फिर नंबर ऑफ डेज माइनस में दिखाओ, इंटरेस्ट भी माइनस में दिखाओ। लेकिन अगर आप ट्रांजेक्शन जिस साइड में है उसके ऑपोजिट साइड में रिकॉर्ड कर रहे हो, इन दैट केस फिर आपको पॉजिटिव ही रिकॉर्ड करना है, ठीक है। हमारे मॉड्यूल ने ये तरीका फॉलो किया है बेटा। अच्छा, ये है क्या, इसको कहा जाता है रेड इंक इंटरेस्ट। दिस इज कॉल्ड एज रेड इंक इंटरेस्ट, ठीक है। अब ये रेड इंक इंटरेस्ट क्या है, राइट।
तो बेटा पहले के जमाने में क्या होता था कि जब भी ईयर एंड के बाद ड्यू डेट आती थी तो उतने दिन का जो इंटरेस्ट होता था वो रेड कलर की पेन से रिकॉर्ड किया जाता था बुक्स के अंदर, राइट। और वहां से नाम आया बेटा रेड इंक इंटरेस्ट, ठीक है। तो अभी इसको हम लोग रेड इंक इंटरेस्ट बोलेंगे। ध्यान रखना ये ट्रू और फॉल्स वगैरह में या शॉर्ट नोट में आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है। जब भी रेड इंक इंटरेस्ट वाला पॉइंट आया मतलब ड्यू डेट ईयर एंड के बाद आ रहा है बेटा, तो आपको याद रखना है दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका ये है कि जिस साइड में ट्रांजेक्शन है उसी साइड में आप रिकॉर्ड कर लो, नंबर ऑफ डेज भी वहीं पे डाल दो और इंटरेस्ट भी वहीं पे डाल दो, लेकिन माइनस में डालना बेटा, ठीक है। लेकिन अगर इसको आप मॉड्यूल के हिसाब से जा रहे हो, अपोजिट साइड में डाल रहे हो, तो ट्रांजेक्शन जो साइड में आएगा उसको वहीं पे रिकॉर्ड करो, ट्रांजेक्शन को वही साइड में रिकॉर्ड करो। लेकिन ईयर एंड पे आप क्या करना बेटा, इसको अपोजिट साइड में डाल देना, इंटरेस्ट वाला अमाउंट और नंबर ऑफ डेज, राइट, अपोजिट साइड में डाल देना। लेकिन ये कब डालना है अपोजिट साइड में आपको, ईयर एंड पे। तो ट्रांजेक्शन जिस दिन रिकॉर्ड हो रहा है उसको उसी दिन रिकॉर्ड करो, उसी साइड में रिकॉर्ड करो। लेकिन जो ये नंबर ऑफ डेज और इंटरेस्ट वाला पॉइंट है बेटा, जो जो ईयर एंड के बाद में ड्यू डेट आ रहा है, तो वो नंबर ऑफ डेज और इंटरेस्ट आपको अपोजिट साइड में रिकॉर्ड करना है और वो ईयर एंड पे करना, ठीक है। मैंने आपको उसका एग्जाम्पल आगे दिया हुआ है, ठीक है। बेटा मैं यहाँ पे ना वे 1 फॉलो कर रहा हूं, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे वे 1 से बता रहा हूँ किस तरीके से होगा, राइट। तो ये हमारे सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना होगा बेटा। अब हमको यहां से नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले हम लोग ड्यू डेट कैलकुलेट करेंगे बेटा, फिर नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करेंगे और हर एक ट्रांजेक्शन का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो देखना ओपनिंग 17 है, ड्यू डेट तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है बेटा, अब हमको नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करना है। मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ डेज जब कैलकुलेट करते हैं तो फ्रेंड्स हम लोग ड्यू डेट से तो ईयर एंड तक करते हैं, है ना। लेकिन ओपनिंग बैलेंस वाले केस में पहला दिन है, जो हमारा पहला दिन है बेटा, जो ड्यू डेट है पहला दिन, उसको भी इंक्लूड करना है, लास्ट डे को भी इंक्लूड करना है, राइट। बाकी सारे केसेस में पहला दिन एक्सक्लूड होगा, लास्ट डे इंक्लूड होगा, ठीक है। तो देखना ओपनिंग हमारा पहला 1 जुलाई है बेटा, तो हमको 1 जुलाई को भी इंक्लूड करना है और हमारा ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर को बेटा, तो उसको भी इंक्लूड करना है, राइट। तो आप 1 जुलाई से 31 दिसंबर ले लेना, आपको नंबर ऑफ डेज मिल जाएंगे 184। 1 जुलाई को भी मैंने इंक्लूड किया होगा, राइट। अब बाकी सारे केसेस में आपको पहला दिन यानी ड्यू डेट आपको एक्सक्लूड कर देना है, लेकिन 31 दिसंबर जो रहेगा हमारा लास्ट डेट वो आपको इंक्लूड करना है, राइट। अब देखना बेटा 30 अगस्त से 31 दिसंबर आप काउंट करो, 123 डेज होते हैं, ठीक है। क्रेडिट साइड में आ जाओ, 1 सितंबर से 31 दिसंबर करो बेटा, 121 डेज होते हैं। फिर 1 सितंबर से 31 दिसंबर करो, 121 डेज होते हैं। 4 दिसंबर से 31 दिसंबर करो, 27 डेज हो रहे हैं। अभी तक हमने क्या किया है बेटा, ड्यू डेट से ईयर एंड तक काउंट किया है, ठीक है। लेकिन अब जो लास्ट ट्रांजेक्शन है ना बेटा हमारा, वो हमको ईयर एंड से ड्यू डेट करना पड़ेगा, बिकॉज ड्यू डेट इज कमिंग आफ्टर द ईयर एंड, ठीक है। तो अब इन दैट केस मैंने आपको दो वे बताए है ना, मैं यहाँ पे वे 1 से बता रहा हूँ, ठीक है। वे 1 में हम क्या करेंगे बेटा, इसको -4 करेंगे, क्योंकि हमारा ईयर एंड है 31 दिसंबर, 31 दिसंबर से मुझे काउंट करना है ड्यू डेट 4 जनवरी तक, 4 दिन हो जाए बेटा, इसको मैं -4 लिखूंगा। ये हमारा रेड इंक इंटरेस्ट आएगा, ये 4 दिन का जो इंटरेस्ट आएगा बेटा वो रेड इंक इंटरेस्ट कहलाता है, ठीक है। अब हमको सिंपली इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। हमारा इंटरेस्ट का रेट क्वेश्चन में दिया है बेटा 18% पर एनम, राइट। एक बार देख लेंगे, यस 18% पर एनम बेटा। तो हम क्या करेंगे, देखो 600 अमाउंट है, 600 का 18% कैलकुलेट करना 184 डेज का, राइट। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं, ठीक है। 600 का 18% कैलकुलेट करेंगे फॉर 184 डेज, तो इंटू 184 अपॉन 365 करेंगे बेटा, ठीक है। और 54.44 हमारा इंटरेस्ट आना चाहिए, ठीक है। अब जब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे बेटा, तो हम लोग इंटरेस्ट को 2 डेसिमल तक दिखाएंगे और सेकेंड वाला जो हमारा डेसिमल रहेगा, मतलब पॉइंट के बाद जो हमारा सेकेंड नंबर है बेटा, उसको हम राउंड करेंगे। उसको राउंड करने के लिए मुझे थर्ड डेसिमल देखना है, मतलब पॉइंट के बाद का जो थर्ड नंबर है बेटा
उसको आप देखो, अगर 5 या 5 से ज्यादा है तो सेकेंड वाले में एक आप ऐड कर दो। यानी हमको 2 डिजिट तक दिखाना है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक दिखाना है बेटा, सेकेंड वाले को मुझे राउंड करना है। ठीक है, आ जाओ देखना, हमारा इंटरेस्ट आया बेटा, हमारा इंटरेस्ट आया 54.44। ठीक है, सेम वैसे ही हम सारे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट देखना, 300 रुपीज पे 18% इंटरेस्ट फॉर 123 डेज करेंगे, 18.19, राइट। क्रेडिट साइड आ जाओ बेटा, 200 पे 18% फॉर 121 डेज करेंगे, 11.93 आएगा। 100 रुपीज पे 18% फॉर 121 डेज करेंगे, 5.96 आएगा बेटा। 100 पे 18% फॉर 27 डेज करेंगे, 1.33 आएगा। फिर 300 पे 18% माइनस 4/365, राइट। तो इंटरेस्ट भी माइनस आएगा, -0.59, इंटरेस्ट भी माइनस में आएगा बेटा। ठीक है, हो गया, डन। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड, सिंपल इंटरेस्ट वाला कॉलम हमको पहले क्लोज करना है। सबसे पहले हम लोग इंटरेस्ट वाला कॉलम क्लोज करेंगे, राइट। तो डेबिट साइड देखना बेटा, डेबिट साइड में 54.44 और 18.19 ये इंटरेस्ट हमारी इनकम है, आपको समझना है। डेबिट साइड वाली इनकम, डेबिट साइड वाला जो इंटरेस्ट है वो हमारा इनकम है, पूरा ऐड कर लो बेटा। तो ये हमारा टोटल आता है 72.63। क्रेडिट साइड में जो भी इंटरेस्ट है 11.93 माइनस करो, 5.96 माइनस करो, 1.33 माइनस करो, 0.59 ऐड करो, क्योंकि मुझे बैलेंस चाहिए बेटा। तो मेरा बैलेंसिंग इंटरेस्ट आता है 54 रुपीज, राइट। तो मुझे जो इंटरेस्ट आना है, मतलब मिस्टर एक्स को जो इंटरेस्ट आना है बेटा, और मिस्टर एक्स में जो इंटरेस्ट देना है, वो सेट ऑफ करके 54 रुपीज का इंटरेस्ट नेट मिस्टर एक्स को मिलेगा, राइट, अलॉन्ग विथ अदर अमाउंट्स। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, ये 54 को डेबिट साइड में, अपोजिट साइड में अमाउंट कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, देखो ईयर एंड पे रिकॉर्ड करना है 54। अब हम क्या करेंगे, अमाउंट वाला कॉलम क्लोज कर लेंगे बेटा। तो डेबिट साइड का टोटल कर लेना 954, 954 और 954 में से सारे क्रेडिट साइड के अमाउंट आप लोग माइनस कर लो बेटा। हमको बैलेंस चाहिए, बैलेंस आता है 254 रुपीज, राइट। तो 254 जो बैलेंसिंग अमाउंट आया, इतना अमाउंट मिस्टर एक्स को आना बाकी है मिस्टर वाई से, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। ये हमारा मेथड 1 था बेटा। मेथड 2 पे आते हैं। मेथड 2 इज वेरी सिमिलर टू मेथड 1। जिसको मेथड 1 समझ में आ गया, समझो 95% उसका मेथड 2 भी हो गया। ठीक है, मेथड 2 में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है बेटा एज कंपेयर टू मेथड 1, कि मेथड 1 में हम इंटरेस्ट वाला जो कॉलम बनाते हैं, हम वो कॉलम नहीं बनाएंगे। इंस्टेड ऑफ दैट कॉलम हम लोग वहां पे प्रोडक्ट कॉलम बनाएंगे, राइट। तो इंटरेस्ट कॉलम को आप हटाओ और वहां पे आप प्रोडक्ट कॉलम डाल दो। बाकी देखो हमारा पूरा फॉर्मेट बेटा सेम रहेगा। आप देख लेना, सिर्फ मैंने इंटरेस्ट वाला कॉलम हटाकर मैंने सिर्फ वहां पे प्रोडक्ट डाल दिया। ठीक है, तो मेथड 1 का नाम हमारा क्या था बेटा, इंटरेस्ट ऑन इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन मेथड। मतलब हम सारे ट्रांजेक्शन का इंडिविजुअल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते थे, है ना। तो मेथड 2 में बेटा हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ प्रोडक्ट दिखाएंगे सारे ट्रांजेक्शन का। और आपको मालूम है एवरेज ड्यू डेट में हमने किया था, प्रोडक्ट का मतलब होता है अमाउंट को नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई कर लो, आपको प्रोडक्ट मिल जाता है बेटा, राइट। तो हम लोग मेथड 2 के अंदर सिर्फ प्रोडक्ट बताएंगे सारे ट्रांजेक्शन का, और इंटरेस्ट हम लोग सिर्फ एक ही बार कैलकुलेट करेंगे ईयर एंड पे, राइट। और दोनों ही मेथड से हमारा आंसर सेम आता है बेटा, राइट। तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। हम लोग क्या करेंगे बेटा, जो हमने ये क्वेश्चन देखा हुआ है, ठीक है, इलस्ट्रेशन 1, इसी को हम लोग वापस से सॉल्व कर रहे हैं मेथड 2 से। ठीक है, तो देखो इसका आंसर भी हमारे पास है बेटा, मेथड 2 प्रोडक्ट मेथड। वही हमारा हेडिंग इन द बुक्स ऑफ एक्स रहेगा, सेंडर के बुक्स में वाई इन अकाउंट करंट विथ एक्स। ठीक है, अब देख लेना सारे ट्रांजेक्शन की जो पोस्टिंग हमने मेथड 1 में की थी बेटा, सेम पोस्टिंग है। ठीक है, आपका जो नंबर ऑफ डेज वाला कॉलम है वो भी वैसे ही आएगा, ड्यू डेट भी वैसे ही आएगा, नंबर ऑफ डेज भी वैसे आएगा। सिर्फ आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करना है इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन का, आपको सिर्फ प्रोडक्ट बताना है बेटा। ठीक है, तो अब देख लेना फटाफट।
600 अमाउंट है, 184 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा प्रोडक्ट आ गया 1,10,400। 300 अमाउंट था बेटा, 123 डेज से मल्टीप्लाई किया 36,900 आ गया, राइट। क्रेडिट साइड 200 मल्टीप्लाइड बाय 121 करेंगे 24,200 आ गया। 100 मल्टीप्लाइड बाय 121 करेंगे बेटा 12,100 आ जाएगा। 100 मल्टीप्लाइड बाय 27 करेंगे 2,700 आ जाएगा, राइट। और 300 मल्टीप्लाइड बाय -4, ये रेड इंक वाला पॉइंट है बेटा, जहां पे ड्यू डेट ईयर एंड के बाद आ रही है ना। 300 मल्टीप्लाइड बाय -4 किया तो -1200 आएगा, ठीक है, खत्म। अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे बेटा, प्रोडक्ट वाला कॉलम टैली करेंगे, डेबिट साइड टोटल कर लो, ये होता है 147,300। क्रेडिट साइड से आप माइनस कर लेना 24,200, 12,100, 2,700, राइट। और ये -1200 प्लस करना, क्योंकि मुझे बैलेंस चाहिए, ठीक है। तो ये आ गया बेटा हमारा 1,09,500 बैलेंसिंग प्रोडक्ट। बैलेंसिंग इंटरेस्ट नहीं, बैलेंसिंग प्रोडक्ट। अभी तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना बाकी है बेटा, ठीक है। अब आपको मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि जब हम लोग अमाउंट को, मैं एग्जाम्पल लेता हूं बेटा, ये कंसेप्ट समझ लेना। मान लो कि मैंने 1,000 रुपीज का लोन लिया है बैंक से, राइट। और ये मैंने लोन लिया है बेटा 100 डेज के लिए, राइट। ये मैंने लोन लिया है 100 डेज के लिए, तो 1,000 का लोन लिया है मैंने 100 डेज के लिए। अगर मैं मल्टीप्लाई करूं ना अमाउंट को, अगर मैं नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई करता हूं बेटा, तो ये 1 लाख रुपीज आएगा, ठीक है। और इक्वल है, इक्वल है, इक्वल है मतलब 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1 होगा, तभी तो वो इक्वल होगा, राइट। तो सिंपल है बेटा, 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1 डे है ये। तो आपको ये समझना है कि जब हम लोग अमाउंट को नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई करते हैं और जो प्रोडक्ट आता है बेटा, तो आपको ये समझना है कि जो प्रोडक्ट है ना, उस पे इंटरेस्ट 1 डे का देना है। मतलब सिंपल, अगर मैंने 1,000 रुपीज का लोन लिया है 100 डेज के लिए, इज इक्वल टू 1 लाख का लोन लिया है 1 डे के लिए। दोनों का इंटरेस्ट सेम आएगा, आप लोग कैलकुलेट करके देख लेना। कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लो, आप लोग कैलकुलेट करके देख लो, दोनों का इंटरेस्ट का अमाउंट सेम आएगा बेटा। फिर से बोलता हूं, 1,000 रुपीज का मैंने लोन लिया 100 डेज के लिए, उसका जो इंटरेस्ट आएगा वो इंटरेस्ट सेम रहेगा अगर मैंने 1 लाख का लोन लिया है 1 डे के लिए, राइट। तो आप लोग 1,000 का 100 डेज का इंटरेस्ट निकाल लो तो भी चलेगा, 1 लाख का 1 डे का इंटरेस्ट निकाल लो तो भी चलेगा बेटा, इंटरेस्ट आपका सेम ही आने वाला है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, इस केस में जो 1,09,500 हमारा प्रोडक्ट का बैलेंस आया, उसका 18% इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे फॉर 1 डे, फॉर 1 डे बेटा। क्यों 1 डे? क्योंकि मैंने प्रोडक्ट लिया है, और प्रोडक्ट जो होता है समझना कि वो अमाउंट पे 1 डे का इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेट करके जब देखते हो बेटा, तो ये 54 रुपीज आएगा इंटरेस्ट। मतलब ये नेट इंटरेस्ट है जो मिस्टर एक्स को आना है मिस्टर वाई से, ठीक है। अब इसको हम अपोजिट साइड इंटरेस्ट कॉलम में रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। तो देखना बेटा, इसको हमने अपोजिट साइड इंटरेस्ट अमाउंट कॉलम में रिकॉर्ड कर लेना। इसको हमने अपोजिट साइड अमाउंट कॉलम में रिकॉर्ड कर लिया, टू इंटरेस्ट करके ईयर एंड पे, ठीक है। अब आप लोग अमाउंट कॉलम क्लोज कर लेना बेटा, तो 954 आएगा इंटरेस्ट के साथ, और क्रेडिट साइड के जो अमाउंट है उसको माइनस कर लो, 200, 100, 100, 300 माइनस कर लो बेटा, तो आपको बैलेंसिंग अमाउंट मिल जाएगा 254 रुपीज, यानी मिस्टर एक्स को 254 रुपीज आने बाकी है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट मिस्टर वाई से, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा मेथड नंबर 2 भी यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। अब इसके साथ मैं आपको एक रेडिंग वाला एक एग्जाम्पल बताता हूँ बेटा, कि देखो रेटिंग इंटरेस्ट जो मैंने आपको बताया था 2 तरीके से होता है। अब कैसे याद रखेंगे, तो सिंपल है, अगर ड्यू डेट ईयर एंड के बाद जा रही है, राइट, तो वो जो नंबर ऑफ डेज आप काउंट करोगे ना ईयर एंड से तो ड्यू डेट तक, वो नंबर ऑफ डेज का जो इंटरेस्ट आएगा पहले मेथड से, और मेथड 2 से उसका जो प्रोडक्ट आएगा, क्योंकि मेथड 2 में हम लोग इंटरेस्ट नहीं बताते हैं बेटा, प्रोडक्ट बताते हैं, ठीक है। तो ड्यू डेट से ईयर एंड से ड्यू डेट तक जो नंबर ऑफ डेज आ रहे हैं उसका इंटरेस्ट पहले मेथड से, या उसका प्रोडक्ट दूसरे मेथड से, राइट,
उसको रेड इंक हम लोग बोलेंगे। इसको मैंने बताया 2 तरीके से कर सकते हैं बेटा। एक तरीका, जिस साइड में ट्रांजेक्शन है उसी साइड में रिकॉर्ड करो, लेकिन नेगेटिव बैलेंस, और इंटरेस्ट भी नेगेटिव, प्रोडक्ट बता रहे हो तो प्रोडक्ट भी नेगेटिव बताओ, माइनस की साइन के साथ, काम खत्म, जो मैंने आपको अभी एग्जाम्पल में बताया। ठीक है। और जो वे 2 है, वो वे 2 कैसे हो सकता है बेटा, मैंने उसका एग्जाम्पल लिया है। देखो, समझो कि मिस्टर एक्स के बुक्स में हम लोग अकाउंट करंट बना रहे हैं, मिस्टर एक्स सेंडर है और मिस्टर वाई रिसीवर है। तो हेडिंग कैसे आएंगी बेटा, वाई इन अकाउंट करंट विथ मिस्टर एक्स, पहले रिसीवर का नाम फिर सेंडर का नाम, वाई इन अकाउंट करंट विथ मिस्टर एक्स। अब समझो बेटा, मिस्टर एक्स ने सेल किया 1000 रुपीज का, राइट, मिस्टर एक्स ने सेल किया है बेटा 1000 रुपीज का। ठीक है। और उसका ड्यू डेट है मान लो 10 जनवरी 2021, जबकि ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर 20 को, मतलब ड्यू डेट जा रहा है ईयर एंड के बाद। ठीक है। अब ये ट्रांजैक्शन मैंने डेबिट में ही रिकॉर्ड किया, आप देख लो, टू सेल्स अमाउंट 1000 ड्यू डेट, मैंने डेबिट में ही रिकॉर्ड किया, डेबिट में ही आएगा ना बेटा, डेबिट में ही आएगा। ठीक है। अगर मैं यहां पे वे 1 फॉलो करता तो मैं क्या करता था बेटा, कि डेज वाले कॉलम में, राइट, -10 रिकॉर्ड करता था। ठीक है। और अगर मैं सेकंड मेथड फॉलो कर रहा हूं, प्रोडक्ट मेथड, इन दैट केस 1000 इंटू -10 किया बेटा तो -10,000, खत्म। ये मेरा वे 1 से ट्रीटमेंट खत्म हो गया, दैट्स इट। ठीक है। अगर मुझे वे 2 फॉलो करना है तो फिर मैं डेबिट साइड में इसको रिकॉर्ड नहीं करूंगा, इसका नंबर ऑफ डेज और जो प्रोडक्ट रहेगा बेटा, वहां पे मैं डैश डाल दूंगा और उसको ईयर एंड पे अपोजिट कॉलम में रिकॉर्ड करूंगा। दिस इज वे 2 जो आपके मॉड्यूल में फॉलो किया हुआ है। ठीक है। तो क्रेडिट साइड में देखना बेटा, ईयर एंड पे मुझे इसको रिकॉर्ड करना है, 31/12/2020 को ईयर एंड हो रहा है हमारा, बाय रेड इंक प्रोडक्ट। ठीक है। पहला मेथड फॉलो कर रहे हो तो बाय रेड इंक इंटरेस्ट बोलना, सेकंड मेथड फॉलो कर रहे हो तो बाय रेड इंक प्रोडक्ट बोलना। ठीक है। तो वही नंबर ऑफ डेज मैंने 10 रिकॉर्ड किया और अमाउंट 1000 था ना, डेबिट में देखो 1000 इंटू 10 करके बेटा प्रोडक्ट आ गया हमारा, प्रोडक्ट आ गया हमारा 10,000। ठीक है। बाकी सारा प्रोसीजर सेम रहेगा। ठीक है बेटा, तो हमारे 2 मेथड खत्म हो गए। तो फ्रेंड्स, मेथड 3 स्टार्ट करने के पहले एक चीज और समझ लेते हैं कि जो हम लोग नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट कर रहे हैं ना, ड्यू डेट से तो ईयर एंड तक, राइट, पहले 2 मेथड में हमने ऐसे ही किया है। ये नंबर ऑफ डेज काउंट करने के, कैलकुलेट करने के बेटा 2 तरीके हैं, एक है फॉरवर्ड मेथड और एक है बैकवर्ड मेथड। बैकवर्ड को इपोक मेथड भी कहा जाता है। ठीक है। तो अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उसके जो नंबर ऑफ डेज हमने फाइंड आउट किए है बेटा, है ना, ड्यू डेट से लेकर तो ईयर एंड तक हमने किया है, वो फॉरवर्ड मेथड है। तो फॉरवर्ड तो ऑलरेडी हमने किया है। अब मैं आपको बता रहा हूं एक बैकवर्ड तरीका भी है। ठीक है। आप चाहो तो ये भी यूज कर सकते हो, पर मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, आप फॉरवर्ड ही फॉलो करना एग्जाम में भी। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला हुआ है कि आप बैकवर्ड तरीके से करो तो ही करना, अदरवाइज फॉरवर्ड वे ही सुटेबल है। ठीक है। अब बैकवर्ड में होता क्या है देखना बेटा, अंडर दिस मेथड द नंबर ऑफ डेज आर कैलकुलेटेड फ्रॉम द ओपनिंग डेट ऑफ स्टेटमेंट टू द ड्यू डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। उल्टा कर रहे हैं बेटा हम लोग, हाँ देखना, उल्टा कर रहे हैं हम लोग। फॉरवर्ड में क्या करते हैं, फॉरवर्ड के अंदर, फॉरवर्ड मेथड में हम लोग फ्रॉम कैलकुलेशन करते हैं बेटा, फ्रॉम ड्यू डेट टू ईयर एंड, या जिस दिन हमारा स्टेटमेंट एंड हो रहा है। ठीक है। तो बैकवर्ड में, हाँ बैकवर्ड में बेटा, बैकवर्ड का और एक नाम है इपोक, इपोक मेथड, राइट। तो बैकवर्ड में हम क्या कर रहे हैं, फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ स्टेटमेंट, यानी जिस दिन स्टेटमेंट का हमारा पहला दिन है, राइट, से लेकर तो ड्यू डेट तक कर रहे हैं। फर्स्ट डे से लेकर तो ड्यू डेट तक, उल्टा है ना। फॉरवर्ड में क्या कर रहे हैं हम, ड्यू डेट से ईयर एंड कर रहे हैं, राइट। तो बैकवर्ड में बेटा
फर्स्ट डे ऑफ द स्टेटमेंट या फर्स्ट डे ऑफ द ईयर, अगर हम ईयर के पहले दिन से बना रहे हैं तो वहां से तो ड्यू डेट तक करना है। ठीक है, अब इसमें बेटा हमको 2-3 चीजें ध्यान में रखनी है। पॉइंट नंबर 1, ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ डेज ऑफ ओपनिंग बैलेंस इज नॉट कैलकुलेटेड। ओपनिंग बैलेंस के नंबर ऑफ डेज हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे। अब जब नंबर ऑफ डेज ही कैलकुलेट नहीं करेंगे तो उसका इंटरेस्ट पहले मेथड से या प्रोडक्ट दूसरे मेथड से ये आएगा नहीं, मतलब ये आप करना भी नहीं। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस को कंप्लीटली इग्नोर करना। सेकेंड, फॉर अदर ट्रांजेक्शंस, फॉर अदर ट्रांजेक्शंस ओपनिंग डेट, यानी जिस दिन स्टेटमेंट हमारा स्टार्ट हो रहा है बेटा, ओपनिंग डेट एंड ड्यू डेट both are counted, both are counted, राइट। बेटा जनरली हमने रूल क्या फॉलो किया है, हमने रूल ये फॉलो किया है कि पहला दिन एक्सक्लूड करो और लास्ट डे इंक्लूड करो, लेकिन यहाँ पे हमको पहला दिन भी इंक्लूड करना है, लास्ट डे भी इंक्लूड करना है फॉर ऑल ट्रांजेक्शन। ओपनिंग बैलेंस के लिए तो हम कैलकुलेट ही नहीं कर रहे हैं बेटा, है ना, और बाकी सारे ट्रांजेक्शन के लिए पहला दिन भी इंक्लूड करो, लास्ट डे भी इंक्लूड करो। पहला दिन कौन सा, जिस दिन स्टेटमेंट स्टार्ट हुआ, लास्ट डे कौन सा, ड्यू डेट, राइट। और पॉइंट नंबर 3 हमको याद रखना है, फॉर क्लोजिंग बैलेंस, फॉर क्लोजिंग बैलेंस नंबर ऑफ डेज इज ऑल्सो कैलकुलेटेड, राइट। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। हाँ, तो अगर आप बैकवर्ड तरीके से नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट कर रहे हो ना, तो आपको क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करना है बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अगर मैं आपको फॉरवर्ड याद दिलाऊं बेटा, फॉरवर्ड में हमने, आपको याद होगा, ओपनिंग का नंबर ऑफ डेज तो हम लोग कैलकुलेट करते थे, है ना, कहां से, ड्यू डेट से तो स्टेटमेंट एंड हो रहा है वहां तक, लेकिन क्लोजिंग का हम लोग नहीं करते थे बेटा। बाय बैलेंस कैरिड डाउन, आप याद करो, बाय बैलेंस कैरिड डाउन उसके नंबर ऑफ डेज हम लोग नहीं दिखाते थे, उसका इंटरेस्ट प्रोडक्ट हम लोग नहीं दिखाते थे। ठीक है, आप लोग चेक करना आपका आंसर। लेकिन बैकवर्ड में हम लोग क्या कर रहे हैं, ओपनिंग का नहीं दिखा रहे, क्लोजिंग का दिखा रहे हैं। फॉरवर्ड में हम लोग ओपनिंग का दिखाते थे, क्लोजिंग का नहीं दिखाते थे। बैकवर्ड में हम लोग क्लोजिंग का दिखाएंगे, ओपनिंग का नहीं दिखाएंगे, राइट। तो क्लोजिंग का बेटा आपको बैलेंस कैरी डाउन फाइंड कर लेना है, ठीक है, और उसका आपको नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करना है। पहले मेथड से इंटरेस्ट दिखाओ, दूसरे मेथड से प्रोडक्ट दिखाओ, ठीक है। अब फॉरवर्ड बैकवर्ड में और एक डिफरेंस ये है बेटा कि फॉरवर्ड में जो मान लो प्रोडक्ट है, राइट, मेथड 2 से हम लोग प्रोडक्ट फाइंड आउट कर रहे हैं, तो जो बैलेंसिंग प्रोडक्ट आता था वो क्रेडिट साइड में आता था। हाँ, जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, ये देखो, जो हमने अभी इलस्ट्रेशन किया था बेटा मेथड 2 से, तो हमारा जो प्रोडक्ट का बैलेंसिंग अमाउंट आया था 1,09,500, वो क्रेडिट साइड में आया था। तो अगर मैं बैकवर्ड मेथड यूज करता हूं ना, तो ये 1,09,500 डेबिट साइड में आएगा, आएगा वही, पर डेबिट में आएगा। ठीक है बेटा, तो इतना आपको ध्यान में रखना है, राइट। चलो फ्रेंड्स, लास्ट मेथड देखते हैं। लास्ट मेथड है हमारा प्रोडक्ट ऑफ बैलेंसेस मेथड, राइट। अब जनरली फ्रेंड्स, ये जो मेथड है ना, ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बैंक्स हो गया, एनबीएफसी हो गई, ये लोग ये मेथड फॉलो करते हैं, राइट। देखते हैं बेटा कैसे करना है। हाँ, अब ऐसे कुछ स्टेप्स देखते हैं। पहले मैं आपको फॉर्मेट बताता हूँ और फिर हम लोग उसके स्टेप्स एक बार रीड कर लेंगे, ठीक है। देखना इसका फॉर्मेट कैसा है बेटा। यहाँ पे दो साइड नहीं है, डेबिट क्रेडिट, राइट, ये स्टेटमेंट जैसा है। हाँ, अब देखना बेटा, डेट आएगा, डेट में हम लोग डेट ऑफ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लेंगे। एक बैंक के एंगल से सोचो बेटा, ठीक है। एक अकाउंट होल्डर क्या करता है ट्रांजेक्शन, तो वो बैंक में जनरली कैश डिपॉजिट करता है और कैश विड्रॉ करता है, राइट। जब हम अकाउंट होल्डर जब बैंक में कैश डिपॉजिट करते हैं तो हमारा क्रेडिट बैलेंस बढ़ता है,
राइट। आपको बताया बेटा बैंक अकाउंट में हम लोग अपोजिट साइड के हिसाब से देखते हैं, है ना। मतलब बैंक अकाउंट में अगर क्रेडिट बैलेंस है मतलब मेरा पॉजिटिव बैलेंस है ना। तो जब मैं पैसा डिपॉजिट करूंगा बेटा तो मेरा क्रेडिट बैलेंस बढ़ेगा, और जब मैं विड्रॉवल करूंगा बैंक से पैसा निकालूंगा तो मेरा या तो डेबिट बैलेंस हो जाएगा या तो क्रेडिट बैलेंस कम हो जाएगा, राइट। तो सिंपली बेटा बैंक क्या करता है, जब हम लोग पैसे डिपॉजिट करते हैं तो बैंक उसको क्रेडिट करता है, और जब हम लोग विड्रॉ करते हैं तो बैंक उसको डेबिट करता है, राइट। जैसे हम हमारे बुक्स में करते हैं ना, बैंक उसको अपोजिट करता है, ठीक है। तो डेट में बेटा डेट ऑफ ट्रांजेक्शन आ जाएंगे। हाँ, अब डेट ऑफ ट्रांजेक्शन में जनरली क्या हो सकता है, एक तो हमने पैसा डिपॉजिट किया हो सकता है, पैसा विड्रॉ किया हो सकता है, दूसरा कस्टमर का चेक आया होगा बेटा, वो कस्टमर के चेक को हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं, ठीक है। तो जिस दिन आपने डिपॉजिट किया वो दिन पे रिकॉर्ड नहीं होता है, जिस दिन वो चेक का पैसा क्लियर होके आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ उस दिन बैंक उसकी एंट्री करता है, राइट। तो आपको चेक वाले केस में याद रखना है बेटा कि आपको कस्टमर से चेक आया, आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, जिस दिन डिपॉजिट किया उस दिन बैंक रिकॉर्ड नहीं करेगा, जिस दिन वो पैसा क्लियर होके बैंक में आपके क्रेडिट होगा उस दिन बैंक उसकी रिकॉर्डिंग करेगा। तो आपको याद रखना है, आपको वो वाली डेट रिकॉर्ड करनी है, ठीक है। उसके बाद आपको इंटरेस्ट मिला तो बैंक रिकॉर्ड करेगा, क्रेडिट करेगा, आपको बैंक इंटरेस्ट दे रहा है ना बेटा तो आपको बैंक क्रेडिट करेगा, राइट। अगर बैंक आपको इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, ठीक है, तो फिर उस केस में बैंक इंटरेस्ट को डेबिट करेगा, क्योंकि बैंक इंटरेस्ट आपके अकाउंट से निकाल रहा है बेटा, तो बैंक डेबिट में रिकॉर्ड करेगा। तो ये सारे ट्रांजेक्शन हो सकते हैं। आपको डेट वाले कॉलम में वो ट्रांजेक्शन का डेट रिकॉर्ड करना है, पर्टिकुलर वाले कॉलम में हम लोग वो ट्रांजेक्शन का नाम रिकॉर्ड करेंगे, डिपॉजिट, विड्रॉवल, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस था, ठीक है, इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट दिया, हाँ, डेबिट और क्रेडिट, राइट। तो सिंपल समझना बेटा, अगर मैं ऐसा ट्रांजेक्शन कर रहा हूं एज अ अकाउंट होल्डर, मैं ऐसा ट्रांजेक्शन कर रहा हूं कि जिससे मेरा बैलेंस बढ़ रहा है तो मैं क्रेडिट में रिकॉर्ड करूंगा, राइट। मैं यानी बैंक रिकॉर्ड करेगा, एक्चुअली ये बैंक स्टेटमेंट है बेटा, ठीक है, जो बैंक मेंटेन कर रहा है, बैंक बना रहा है। यहाँ पे मेकर और सेंडर बैंक है और रिसीवर कस्टमर है, ठीक है। तो ऐसा ट्रांजेक्शन जिससे कस्टमर का बैलेंस बढ़ रहा है तो बैंक क्रेडिट में रिकॉर्ड करेगा, जैसे हमने डिपॉजिट किया, मैंने डिपॉजिट किया बेटा, राइट, तो वो क्रेडिट में जाएगा। ऐसा ट्रांजेक्शन जिससे कस्टमर का बैलेंस कम हो रहा है तो बैंक उसको डेबिट में रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। इसलिए डेबिट और क्रेडिट दो कॉलम हमको दिए हैं। हाँ, उसके बाद देखना बेटा, नेक्स्ट कॉलम जो है ना डेबिट और क्रेडिट, ये कॉलम हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पहले उसके बाद वाला कॉलम देख लो, बैलेंस है बेटा, बैलेंस। अब ये बैलेंस कॉलम में हमारा नेट बैलेंस आएगा। से फॉर एग्जाम्पल कि मेरा ओपनिंग बैलेंस अकाउंट में 10,000 था और मैंने 20,000 और डिपॉजिट कर दिए, राइट। तो जब मैंने वो 20,000 डिपॉजिट किया बेटा तो पहले वो ये क्रेडिट कॉलम में जाएगा। से फॉर एग्जाम्पल कि मेरा ओपनिंग बैलेंस था 10,000 रुपीज, अब ये पहले से ओपनिंग बैलेंस है बेटा। अब 10,000 अगर पॉजिटिव बैलेंस है, मेरा कैश अकाउंट में रखा हुआ है बेटा, तो यहाँ पे CR लिखेंगे हम लोग। CR इंडिकेट करता है कि उतना कैश रखा हुआ है अकाउंट में, ये पॉजिटिव बैलेंस है, ठीक है। अगर ओवरड्राफ्ट है, 10,000 का ओवरड्राफ्ट है मतलब मैंने ज्यादा पैसे विड्रॉ कर लिए बेटा, इन दैट केस फिर यहाँ पे क्रेडिट नहीं आएगा, डेबिट आ जाएगा। मतलब नेगेटिव बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट है तो DR लिखेंगे, और पॉजिटिव बैलेंस है, फेवरेबल बैलेंस है, उतना कैश रखा हुआ है तो मैं CR लिखूंगा, ठीक है, मतलब क्रेडिट बैलेंस, हाँ, बैंक की भाषा में, ठीक है। तो यहाँ पे CR हो जाएगा। अब समझो बेटा मैंने 20,000 और डिपॉजिट किया, अब डिपॉजिट करने से कस्टमर का अकाउंट बैलेंस बढ़ता है ना बेटा, तो क्रेडिट साइड में 20,000 रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। अब ऑलरेडी 10,000 का क्रेडिट बैलेंस था, 20,000 और क्रेडिट हो गए, इसका मतलब बेटा 30,000 रुपीज मेरा आज बैलेंस रखा हुआ है। अब कैसे पता चलेगा कि ये 30,000 पॉजिटिव है कि ओवरड्राफ्ट है, मतलब उतना कैश मेरा है अकाउंट में या मैंने उतना ओवरड्राफ्ट कर लिया है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कैसे मालूम पड़ेगा, राइट। तो इसके लिए हमको यहाँ पे CR या DR लिखना है। तो अगर मैंने क्रेडिट बैलेंस लिखा है इसका मतलब वो मेरा पॉजिटिव बैलेंस,
ठीक है, अगर नेगेटिव हो गया है ना, अब हो सकता है कि नेक्स्ट डे मैंने 40,000 ड्रॉ कर लिए, मैंने विड्रॉ किया है बेटा, मैंने विड्रॉ किया 40,000, अब मैं इसको डेबिट में क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि ये ट्रांजेक्शन से कस्टमर का बैलेंस कम होता है, तो मैंने डेबिट साइड में लिखा। 40,000 मैंने विड्रॉ कर लिए, अब बैलेंस था 30,000, मैंने 40,000 विड्रॉ कर लिए, ओवरड्राफ्ट हो गया है ना। मेरा बैलेंस अब कितना बचा बेटा? 10,000 का बैलेंस बचा। 30,000 था, मैंने 40,000 विड्रॉ कर लिए, बैलेंस 10,000 बचा, पर वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव है ना, तो यहाँ पे साइन आ जाती है बेटा डीआर, राइट। अब नेक्स्ट, उसके बाद जो डेज वाला कॉलम है, हाँ, अब ये डेज वाले कॉलम में आपको याद रखना है बेटा, देखो जनरली हमने जो पहले दो मेथड देखे ना, पहले दो मेथड में हम बैलेंस कब करते थे? ईयर एंड पे, है ना। इंटरेस्ट कब कैलकुलेट किया? ईयर एंड पे, ठीक है। लेकिन थर्ड मेथड में बेटा अकाउंट का बैलेंसिंग आफ्टर एवरी ट्रांजेक्शन होता है। मतलब जो बैंक क्या करता है बेटा, आपने विड्रॉ किया ना, आपका बैलेंस तुरंत हो जाएगा, ठीक है। आपने डिपॉजिट किया, आपका बैलेंस तुरंत हो जाएगा। बैंक ईयर एंड तक वेट नहीं करेगा आपका बैलेंस करने के लिए, राइट। तो थर्ड मेथड में बेटा बैलेंसिंग जो होता है ना, वो आफ्टर एवरी ट्रांजेक्शन करना पड़ता है। इसके लिए हम लोग नंबर ऑफ डेज ड्यू डेट से ईयर एंड तक नहीं करते, हम लोग नंबर ऑफ डेज फ्रॉम फर्स्ट ट्रांजेक्शन टू सेकेंड ट्रांजेक्शन करते हैं, फिर सेकेंड ट्रांजेक्शन टू थर्ड ट्रांजेक्शन करते हैं, राइट। तो से फॉर एग्जाम्पल कि मेरा ओपनिंग बैलेंस था बेटा 1 अप्रैल को, मैंने डिपॉजिट किया मान लो 30 अप्रैल को, डिपॉजिट किया 30 अप्रैल को, राइट। तो 29 डेज होते हैं, तो नंबर ऑफ डेज 10,000 के करस्पॉन्डिंग, राइट, मैं 29 डेज रिकॉर्ड करूंगा, हाँ। तो 1/4 से 30 अप्रैल से मैंने विड्रॉ किया बेटा 25 मई को विड्रॉ किया, राइट। अब 30 अप्रैल से आप 25 मई तक काउंट करो, ठीक है, तो 25 डेज होते हैं बेटा, यहाँ पे मैं 25 डेज लिख लूंगा। तो मुझे फर्स्ट ट्रांजेक्शन की डेट से सेकेंड ट्रांजेक्शन की डेट के नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट कर रहे हैं, फिर सेकेंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ एंड सो ऑन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा, 10,000 इंटू 29 मल्टीप्लाई करेंगे, 2,90,000 आएगा। अब हमको बैलेंस को नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई करना है, राइट। लेकिन आप देखेंगे लास्ट जो टू कॉलम्स दिए है बेटा, डेबिट प्रोडक्ट, क्रेडिट प्रोडक्ट, राइट। तो बहुत सिंपल है, अगर आपका क्रेडिट बैलेंस है, राइट, तो आप नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई करके उसको क्रेडिट प्रोडक्ट कॉलम में लिखना। अगर डेबिट बैलेंस है बेटा, तो उसको डेबिट प्रोडक्ट कॉलम में लिखना, ठीक है। तो अभी हमारा पहला जो है वो क्रेडिट बैलेंस है 10,000, 10,000 इंटू 29 किया, 2,90,000 रुपीज क्रेडिट प्रोडक्ट कॉलम में जाएगा, ठीक है। फिर वापस देखना बेटा, 30,000 इंटू 25, तो 7,50,000, अगेन ये क्रेडिट बैलेंस है ना। तो क्रेडिट बैलेंस रहेगा तो क्रेडिट प्रोडक्ट कॉलम में जाएगा, उसके बाद का ट्रांजेक्शन, ठीक है। अभी यहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ डेज, क्योंकि मेरे पास नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नहीं है ना विड्रॉवल के बाद, तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मान लो 25 मई और उसके बाद का जो ट्रांजेक्शन है बेटा, उसके नंबर ऑफ डेज मान लो 10 आ रहे हैं, राइट। तो 10,000 इंटू 10 में 1,00,000 डेबिट में लिखूंगा। डेबिट में क्यों सर? क्योंकि वो 10,000 डेबिट बैलेंस, ठीक है। तो चलो इस तरीके से हमारा फॉर्मेट बनेगा बेटा। अब एक बार फटाफट स्टेप्स देख लेते हैं। स्टेप नंबर 1, प्रोवाइड 3 additional column in the ledger, 1 for days, 1 for debit product and 1 for credit product। मैंने आपको जो कॉलम बताया बेटा, जो लास्ट में 3 कॉलम्स है ना, ये 3 कॉलम हमको एडिशनल बनाने हैं, नंबर ऑफ डेज, डेबिट प्रोडक्ट, क्रेडिट प्रोडक्ट, राइट। स्टेप नंबर 2, calculate the number of days from the date of one transaction to the date of next transaction and enter the number of days in days column। वन ट्रांजेक्शन से सेकेंड ट्रांजेक्शन के जो नंबर ऑफ डेज आ रहे हैं बेटा, वो हमको डेज वाले कॉलम में रिकॉर्ड करना है, राइट। स्टेप नंबर 3, कैलकुलेट द प्रोडक्ट बाय मल्टीप्लाइंग द बैलेंस बाय करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ डेज एंड एंटर द डेबिट बैलेंस इन डेबिट प्रोडक्ट कॉलम एंड क्रेडिट बैलेंस इन क्रेडिट प्रोडक्ट कॉलम। जो मैंने आपको अभी बताया, बैलेंस मल्टीप्लाई करो नंबर ऑफ डेज से, अगर बैलेंस आपका डेबिट है तो डेबिट प्रोडक्ट कॉलम में जाएगा, बैलेंस अगर आपका क्रेडिट बैलेंस है बेटा
तो क्रेडिट प्रोडक्ट कॉलम में जाएगा, राइट। नेक्स्ट स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 4, कैलकुलेट द टोटल ऑफ डेबिट प्रोडक्ट कॉलम। कैलकुलेट द टोटल ऑफ डेबिट प्रोडक्ट कॉलम एंड टोटल ऑफ क्रेडिट प्रोडक्ट कॉलम, राइट। हमारे जो लास्ट 2 कॉलम्स है बेटा, डेबिट प्रोडक्ट कॉलम, क्रेडिट प्रोडक्ट कॉलम, इसका आपको सेपरेटली टोटल करना है, बैलेंस नहीं करना है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा बैलेंस कब करना, बैलेंस कब नहीं करना। अभी के लिए आप ये समझो बेटा कि आपको बैलेंस नहीं करना है, आपको सिर्फ दोनों का टोटल कर लेना है सेपरेट, डेबिट प्रोडक्ट का, क्रेडिट प्रोडक्ट का, राइट। टोटल कर लिया। स्टेप नंबर 5, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन टोटल डेबिट प्रोडक्ट एंड टोटल क्रेडिट प्रोडक्ट एट द गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अब आपको पता है बेटा, जब हम लोग प्रोडक्ट लाते हैं तो प्रोडक्ट पे हम लोग जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं वो एक दिन का ही करते हैं। तो एक दिन का मतलब ये नहीं हुआ कि एक दिन का इंटरेस्ट दे रहे हैं बेटा। मैंने आपको बताया था कि जब बैलेंस को, अमाउंट को नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई किया तो जो प्रोडक्ट आता है, राइट, वो दोनों का इंटरेस्ट सेम होता है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, 1000 रुपीज का लोन लिया है 100 डेज के लिए, है ना, या 1 लाख का लोन लिया है 1 डे के लिए, इंटरेस्ट सेम ही आएगा। ये वैसा है। तो आपको 1 डे का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। नाउ द पॉइंट इज कि टोटल ऑफ डेबिट प्रोडक्ट एंड टोटल ऑफ क्रेडिट प्रोडक्ट, मुझे दोनों का इंटरेस्ट सेपरेटली क्यों कैलकुलेट करना है। अगर मैं आपको मेथड 2 बताऊं बेटा, तो मेथड 2 में हमने क्या किया था, मेथड 2 में देखो हमने बैलेंस किया था प्रोडक्ट का, डेबिट प्रोडक्ट, क्रेडिट प्रोडक्ट अलग अलग टोटल नहीं किया था, बैलेंस किया था। बैलेंस आया था 1,09,500, उसका इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट कर लिया था 18% से, ठीक है। और 54 आया था, वो हमने डेबिट साइड में लिख लिया था। ये हमने ऐसे किया था, है ना। बैंक में ऐसे नहीं होता है बेटा। बैंक में क्या होता है आप समझो, राइट। बैंक आपसे जो इंटरेस्ट लेता है ना, वो ज्यादा लेता है, और बैंक आपको जो इंटरेस्ट देता है आपके सेविंग अकाउंट पे, वो कम देता है, राइट। तभी तो बैंक चल सकती है बेटा, तभी तो बैंक का प्रॉफिट हो सकता है। तो बैंक जो इंटरेस्ट लेगा वो ज्यादा लेगा, और आपको जो देगा वो कम देगा। दैट्स वाई हमको टोटल ऑफ डेबिट प्रोडक्ट पे इंटरेस्ट अलग कैलकुलेट करना है, क्रेडिट पे अलग कैलकुलेट करना है, ठीक है। अच्छा, ऐसा हो सकता है क्या किसी क्वेश्चन में, किसी क्वेश्चन में बेटा ऐसा हो सकता है क्या कि बैंक जो इंटरेस्ट हमसे ले रहा है या और जो इंटरेस्ट हमको दे रहा है वो इंटरेस्ट सेम है? हो सकता है, राइट। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है बेटा। अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है ना, इन दैट केस आप लोग बैलेंस भी कर सकते हो। मतलब कैसे? टोटल ऑफ डेबिट प्रोडक्ट देख लो, टोटल ऑफ क्रेडिट प्रोडक्ट देख लो, और बैलेंसिंग प्रोडक्ट कितना आ रहा है देख लो, राइट। और बैलेंसिंग प्रोडक्ट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट एक ही है, राइट। लेकिन अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट है बेटा, है ना, बैंक आपसे ले रहा है ज्यादा, आपको इंटरेस्ट दे रहा है कम, तो टोटल ऑफ डेबिट पे अलग इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, टोटल ऑफ क्रेडिट पे अलग इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप पे आओ। स्टेप नंबर 6 देखना बेटा। स्टेप नंबर 6, कैलकुलेट द नेट इंटरेस्ट। अब हमने टोटल ऑफ डेबिट का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया, टोटल ऑफ क्रेडिट का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया 1 डे का, राइट। तो जो इंटरेस्ट बैंक आपको दे रहा है वो भी मिल गया, है ना। जनरली वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट से रहेगा, है ना। तो सिंपल है बेटा कि जो टोटल ऑफ डेबिट था ना, टोटल ऑफ डेबिट था बेटा, इस पर बैंक आपसे इंटरेस्ट ले रहा है, क्योंकि ये ओवरड्राफ्ट है, ओवरड्राफ्ट का प्रोडक्ट है बेटा, राइट। तो इसका इंटरेस्ट कभी भी ज्यादा रहेगा। टोटल ऑफ क्रेडिट प्रोडक्ट जो था बेटा, हाँ, उस पे बैंक आपको इंटरेस्ट दे रहा है, ठीक है। तो बैंक वो आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट से मिलेगा, ठीक है। तो हमारे पास दो इंटरेस्ट के अमाउंट आ गए, जो बैंक को मिल रहा है इंटरेस्ट और जो बैंक इंटरेस्ट आपको दे रहा है, दोनों को माइनस कर लो। नेट इंटरेस्ट पेएबल या रिसीवेबल बाय बैंक, ये मिल जाएगा बेटा, ठीक है। फिर वो नेट इंटरेस्ट हम लोग क्या करेंगे, अगर वो नेट इंटरेस्ट मान लो बैंक आपको दे रहा है, तो बैंक उसको क्रेडिट कॉलम में रिकॉर्ड करेगा। से फॉर एग्जाम्पल दोनों इंटरेस्ट माइनस करके 50 रुपीज आया, और वो इंटरेस्ट आपको मिलना चाहिए, अकाउंट होल्डर को मिलना चाहिए, मतलब बैंक दे रहा है अकाउंट होल्डर को, तो ऑब्वियसली बेटा वो इंटरेस्ट मान लो 50 रुपीज है, क्रेडिट साइड जाएगा, क्योंकि वो इंटरेस्ट से बैंक बैलेंस कस्टमर का बढ़ेगा, राइट। से लेकिन मान लो कि बैंक को 50 रुपीज कस्टमर से आने हैं,
बैंक क्या करेगा बेटा, उसको इंटरेस्ट को डेबिट कॉलम में रिकॉर्ड, एंड अकॉर्डिंगली फिर हमारा जो बैलेंस है वो बढ़ेगा या कम हो जाएगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट स्टेप देखना, स्टेप नंबर 7, एंटर द नेट इंटरेस्ट पेएबल। नेट जो बैंक को रिसीवेबल है और जो बैंक को पेएबल है, दोनों माइनस करके, एंटर द नेट इंटरेस्ट पेएबल टू द कस्टमर एज इंटरेस्ट अकाउंट बाय इंटरेस्ट अकाउंट एंड द नेट इंटरेस्ट रिसीवेबल फ्रॉम द कस्टमर एज टू इंटरेस्ट अकाउंट। सिंपल है बेटा, ठीक है। एक बार नोट पढ़ लेना। अंडर दिस मेथड द नंबर ऑफ डेज, मैंने आपको बताया जो नंबर ऑफ डेज है बेटा वो हमको फर्स्ट ट्रांजेक्शन से सेकेंड ट्रांजेक्शन पे कैलकुलेट करना है। सिर्फ चेक वाले केस में याद रखना कि आपको जो डेट लिखनी है चेक की, वो डेट वो लिखनी है जिस दिन पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ। ठीक है बेटा। चलो एक एग्जाम्पल करेंगे तो और बेटर समझ में आएगा। हाँ देखना, ऑन 2 जनवरी 2016 विनोद ओपन अ करंट अकाउंट विद इलाहाबाद बैंक। ठीक है, अकाउंट ओपन किस दिन हुआ बेटा, 2 जनवरी 16 को अकाउंट ओपन हुआ, है ना। विनोद ने अकाउंट ओपन किया बैंक में और उसने 30,000 रुपीज डिपॉजिट कर दिए, राइट। उसके बाद उसने सब्सिक्वेंटली कुछ पैसा और विड्रॉ किया होगा और कुछ और डिपॉजिट किया होगा। हाँ तो देखना बेटा, ही फर्दर डिपॉजिटेड द फॉलोइंग अमाउंट। 15 जनवरी को 12,000 डिपॉजिट किया, 10th मार्च को 8,000 डिपॉजिट किया, 10th मई को 16,000 डिपॉजिट किया, एंड सिमिलरली उसने 15 फरवरी, 10th अप्रैल और 15 जून को विड्रॉवल किया, राइट। हमारे पास और 6 ट्रांजेक्शन है बेटा। शो विनोद अकाउंट इन द लेजर ऑफ द इलाहाबाद बैंक। ठीक है, अकाउंट करंट हमको बनाना है। इंटरेस्ट का रेट देखना बेटा, 5% ऑफ ऑन द डेबिट बैलेंस बोला हुआ है, मतलब बैंक आपसे जो इंटरेस्ट ले रहा है वो 5% से ले रहा है, एंड 2% ऑन क्रेडिट बैलेंस। और बैंक आपको जो इंटरेस्ट दे रहा है, अकाउंट होल्डर को जो इंटरेस्ट दे रहा है बेटा, वो 2% से दे रहा है, राइट। द अकाउंट टू बी प्रिपेयर्ड एज ऑन 38 जून 2016। 38 जून 2016 तक हमको बनाना है बेटा। मान लो कि बुक्स इस दिन क्लोज हो रहे हैं, ठीक है। कैलकुलेशन में बी मेड करेक्ट टू द नियरेस्ट रुपी। ठीक है, आ जाओ स्टार्ट करते बेटा। आंसर देखना बहुत सिंपल है। जनवरी 2, बेटा जनवरी 2 को, है ना, अकाउंट ओपन हुआ और उसने कैश डिपॉजिट किया, राइट। बाय कैश अकाउंट उसने डिपॉजिट किया, 30,000 क्रेडिट होगा क्योंकि उसने वो पैसा डिपॉजिट किया है बेटा। ये वो ट्रांजेक्शन है जिससे उसका अकाउंट बढ़ने वाला है, क्रेडिट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। बैलेंस हो गया क्रेडिट। अभी अभी हम लोग क्या करेंगे बेटा, अभी हम लोग सिर्फ बैलेंसेस तक देखेंगे, यानी अभी हमको सिर्फ यहां तक ही देखना है। लास्ट के 3 कॉलम्स हम लोग लास्ट में देखेंगे पूरा क्वेश्चन होने के बाद, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ फोकस करेंगे बैलेंस तक। उसके बाद देखना बेटा, जून 15 को विनोद ने बाय कैश अकाउंट और 12,000 डिपॉजिट किया। आप क्वेश्चन में देखना बेटा, और 12,000 उसने डिपॉजिट किया, क्रेडिट में लिखेंगे क्योंकि वो ट्रांजेक्शन से उसका बैलेंस बढ़ने वाला है अकाउंट होल्डर का, राइट। अब 30,000 ऑलरेडी थे हमारे पास, 12,000 उसने और डिपॉजिट किया बेटा, तो 42,000 का कैश बैलेंस उसके अकाउंट में होना चाहिए ऑन दैट डेट, राइट। तो देखो 42,000। अब ये 42,000 पॉजिटिव बैलेंस है कि नेगेटिव बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट तो नहीं है ना। हाँ, तो ये बताने के लिए हमको यहाँ लिखना पड़ेगा बेटा सी आर। सी आर इंडिकेट करता है कि ये पॉजिटिव बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट नहीं है। नेगेटिव हो जाएगा बेटा तो हम डेबिट लिख देंगे वहां पे, ठीक है। फरवरी 15 को उसने विड्रॉ किया टू सेल्फ उसने विड्रॉ किया है बेटा, है ना, विड्रॉ किया, विड्रू कितना, 26,000 उसने विड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब विड्रॉवल से बैंक बैलेंस कम होता है कस्टमर का, तो डेबिट साइड में लिखा है हमने। हाँ, अब 42,000 का बैलेंस हमारे अकाउंट में था, उसमें से 26,000 तो उसने विड्रॉ कर लिया है, राइट। तो अब बेटा हमारे पास 16,000 का बैलेंस बचा, अभी भी क्रेडिट बैलेंस है, पॉजिटिव है, उसने विड्रॉ किया उसके बाद भी हमारे पास कैश बैंक में रखा हुआ है, ठीक है। सॉरी, मार्च मार्च 12 को
राइट, उसने और पैसे जमा किए बेटा, और डिपॉजिट किया कितना 8,000, तो ऑलरेडी 16,000 क्रेडिट बैलेंस था, 8,000 और डिपॉजिट कर दिया, 24,000 का क्रेडिट बैलेंस हो गया। ठीक है, मतलब बैलेंस बढ़ गया, बैंक बैलेंस बढ़ गया बेटा। अप्रैल 10 को टू सेल्फ, मतलब उसने विड्रॉ किया, ऊपर क्वेश्चन में देख लेना आप लोग, विड्रॉ किया है बेटा, 30,000 का विड्रॉवल हुआ है। ठीक है, हमारे पास बैलेंस था 24,000, अकाउंट में आप देखो प्रीवियस डे 30,000 का विड्रॉवल हो गया, मतलब ज्यादा विड्रॉवल हो गया। अब उसका 6,000 का डेबिट बैलेंस हो गया है, नेगेटिव बैलेंस हो गया बेटा, ओवरड्राफ्ट है ये। ठीक है, मई 10 को उसने और कैश डिपॉजिट किया 16,000, तो हमारे पास 6,000 का नेगेटिव बैलेंस था, ओवरड्राफ्ट। इसने 16,000 रुपए और डिपॉजिट किए, तो वो 6,000 नेगेटिव पूरा सेट ऑफ हो गया। मतलब ये समझो बेटा कि 6,000 का ओवरड्राफ्ट था, इसने 16,000 रुपए जमा किए, तो वो 6,000 वो ओवरड्राफ्ट की जमा कर दिए, है ना, और 10,000 उसने और एक्स्ट्रा जमा कर दिए। अब हमारे पास जो बैंक बैलेंस है बेटा, वो 10,000 हो जाएगा क्रेडिट बैलेंस, 10,000 क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, जून 15 को उसने और विड्रॉ किया, 14,000 डेबिट में लिखेंगे बेटा, ये ट्रांजेक्शन से अकाउंट बैलेंस कम हो रहा है, तो डेबिट में लिखेंगे 14,000। अब 10,000 का क्रेडिट बैलेंस था, पॉजिटिव था, इसने 14,000 ड्रॉ कर लिया, मतलब 4,000 उसने ओवर ड्रॉ कर लिया है बेटा, है ना, तो 4,000 का डेबिट बैलेंस हो गया। इतने ट्रांजेक्शन आपको क्वेश्चन में दिए हैं। ठीक है, ये करने के बाद अब हमको रिमेनिंग 3 जो कॉलम्स है बेटा वो कंप्लीट करने हैं, फटाफट देखना। जून 2 से जून 15 आपको काउंट करना है, जून 2 से जून 15 काउंट करना है बेटा, तो 13 डेज होते हैं, 13 डेज, राइट। अब जून 15 से फरवरी 15 काउंट करो बेटा, 31 डेज होते हैं। रूल वही लगाओ, पहला दिन छोड़ दो, पहला दिन एक्सक्लूड करो, लास्ट डे इंक्लूड करो, जो हमने अभी तक किया हुआ है, राइट। उसके बाद फरवरी 15 से मार्च 12 करना बेटा, 25 डेज होते हैं। फरवरी के 13 डेज और मार्च के 12, राइट, 25 डेज होते हैं बेटा। मार्च 12 से अप्रैल 10 करना, 29 डेज होते हैं। अप्रैल 10 से मई 10 करना, 30 डेज होते हैं, राइट। मई 10 से जून 15 करना बेटा, 36 डेज होते हैं, राइट। और जून 15 से ईयर एंड हो रहा है बेटा, ईयर एंड हो रहा है हमारा जून 30 को, राइट। तो जून 15 से जून 30 अगर आप देखो तो 15 दिन होते हैं, है ना, पर यहां पे इन्होंने लिया है बेटा 16 डेज, यहां पे इन्होंने लिया है 16 डेज। तो आपको एक चीज यहां पे ये याद रखना है कि जो लास्ट ट्रांजेक्शन होता है ना, जब हम लोग वो ट्रांजेक्शन से ईयर एंड तक काउंट करते हैं ना, तो इन दैट केस आप पहला दिन भी इंक्लूड करो, लास्ट डे भी इंक्लूड करो, राइट। आपको ये देखो, छोटी छोटी चीजें बेटा, यहाँ पे आपको ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, तो हो सकता है कि बैंक्स का ये ट्रेडिशन होगा, बैंक्स का ये कस्टम होगा, हो सकता है कि हमको उस दिन का भी इंटरेस्ट बैंक दे रहा है, राइट। तो लास्ट ट्रांजेक्शन जो होता है, जहां से हम लास्ट ट्रांजेक्शन टू ईयर एंड वाले डेज काउंट करते हैं ना बेटा, तो उसमें आपको पहला दिन भी इंक्लूड करना है, लास्ट डे भी इंक्लूड करना है। ठीक है, तो ये हमारे 16 दिन होते हैं। डन। अब हम क्या करेंगे बेटा, बहुत सिंपल है, देखना। बैलेंस 30,000, उसको नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई कर लो 13 से, तो ये हो गया 3,90,000। बैलेंस अगर आपका क्रेडिट बैलेंस है तो उसको क्रेडिट प्रोडक्ट कॉलम में लिखना, राइट। 42,000 इंटू 31 किया बेटा, 13,02,000। ठीक है, 16,000 इंटू 25 करेंगे 4 लाख, 24,000 इंटू 29 करेंगे 6,96,000, राइट। अब 6,000 डेबिट बैलेंस था, 6,000 इंटू 30 करेंगे 1,80,000 डेबिट, डेबिट प्रोडक्ट कॉलम में आएगा, राइट। 10,000 इंटू 36 किया 3,60,000, 4,000 अगेन डेबिट कॉलम में है, डेबिट बैलेंस है बेटा, 4,000 इंटू 16 किया 64,000 हो गया। ठीक है, अब इसका टोटल कर लेंगे, तो टोटल आता है हमारा डेबिट प्रोडक्ट 2,44,000, क्रेडिट प्रोडक्ट 31,48,000। ठीक है, अब जो डेबिट प्रोडक्ट है बेटा, ये समझो ये ओवरड्राफ्ट है, ओडी है, और ये हमारा बेटा पॉजिटिव बैलेंस है, कौन सा, क्रेडिट प्रोडक्ट वाला। ठीक है,
तो बैंक ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट ज्यादा लगा रहा है 5%, और हमको जो इंटरेस्ट दे रहा है बेटा हमारे क्रेडिट बैलेंस पे वो 2% ही दे रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2,44,000 पे 5% इंटरेस्ट कैलकुलेट करो फॉर 1 डे इंटू 1/365। ठीक है, एंड बेटा 31,48,000 पे 2% इंटरेस्ट कैलकुलेट करना फॉर 1 डे। ठीक है, फिर देख लेना कितना आता है बेटा। तो ये आएगा 172.49 रुपीज का इंटरेस्ट बैंक हमको देगा, है ना। और बैंक हमसे इंटरेस्ट कितना ले रहा है बेटा, तो ये आ रहा है देखो 2,44,000 का 5% फॉर 1 डे इज 33.42 रुपीज। ठीक है, अब ये दोनों इंटरेस्ट को आप माइनस कर लेना, तो ये आता है बेटा 139.07। इसको हमको 140 कर देना है, क्वेश्चन में बोला है इसको नेक्स्ट नंबर से करेक्ट कर लेना, राउंड नहीं करना है हमको। राउंड अगर करना होता तो 139 होता था, राउंड नहीं कर रहे इसको नेक्स्ट नंबर पे। ये क्यों कर रहे हैं, क्वेश्चन में बोला है इसके लिए, अदरवाइज क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है आप तो 139.07 ही रखो। ठीक है, तो 140 रुपीज का इंटरेस्ट। अब आपको ये याद रखना है कि ये इंटरेस्ट कस्टमर को, बैंक अकाउंट होल्डर को मिल रहा है कि बैंक उससे ले रहा है, राइट। तो आप देखो बेटा 172.49 कस्टमर को देना है, और कस्टमर से बैंक ले कितना रहा है 33.42, मतलब बैंक का पेएबल ज्यादा है और रिसीवेबल कम है ना। तो 140 रुपीज ये कस्टमर को बैंक देगा, मतलब कस्टमर का बैंक बैलेंस बढ़ेगा, राइट। तो इसको हमको क्रेडिट कॉलम में लिखना है, देखना बेटा इसको हमने क्रेडिट कॉलम में लिखा 140 बाय इंटरेस्ट के नाम से। ठीक है, तो ऑलरेडी नेगेटिव बैलेंस था बेटा हमारा, देखो 3860 का नेगेटिव बैलेंस, ये सॉरी 4000 का नेगेटिव बैलेंस था बेटा हमारा, है ना, डेबिट था। और ये 140 और क्रेडिट हुआ, जमा हुआ, तो मुझे 4000 माइनस 140 करना पड़ेगा, तो मेरा नेगेटिव बैलेंस कम हो गया। तो आज बेटा मेरा नेगेटिव बैलेंस है 3860 का। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारा मेथड 3 भी खत्म होता है बेटा, और इसके साथ साथ हमारा टॉपिक का रिवीजन भी खत्म होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा बेटा। अगर कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट करो, मैं ट्राई करूंगा कि आपके कमेंट के हिसाब से आपके डाउट्स क्लियर करूंगा। ठीक है, आपको लगता है कि स्लो हो रहा है सर, तो फिर आप लोग थोड़ी स्पीड बढ़ा के देख लो यूट्यूब के ऊपर। आपको लगता है कि फास्ट हो रहा है, थोड़ा स्लो करके देख लेना। ठीक है बेटा, चलो थैंक यू एंड टेक केयर।